एल जी, अनूप जी, मानसा जी, तुलसीदास जी, मानसी जी, रविंद्र यादव जी, अनुराधा चौरसिया जी और अनुश्री जी। आपकी वीडियो आप जा रहे हैं। आप अपने वीडियो को जरूर से ऑन रखें, जाओ। क्योंकि क्या दिख रहा है माइक? जितना हम आपसे बायफेस कम्युनिकेट करेंगे उतना ही कर दे। अच्छा हम आपके लिए डिलीवर कर पाएंगे, ऐसा हमारी कक्षा का मानना है। ये तो काफी। तो आपको जैसा बताया जाता है कि अपनी पोजीशन ऐसे लेके बैठना है कि आपका कैमरा इस प्रकार से रहे कि हमारे ट्रेनर जी को आपकी पूरा बॉडी लैंग्वेज समझ सकें। हाँ, ये हटा दो, यहीं से तो डांटो मिटेंगे। एक बार पुनः शिवानी पटेल, हरिओम पटेल, आकांक्षा व्यास, तुलसीदास जाटव, रविंद्र यादव, अनुराधा चौरसिया और अनुश्री। यार कुछ नहीं आप दिखने अपनी जाने वीडियो को जरूर से ऑन रखें। सर एक आज मिनट के मैं पाँच बोल मिनट रहा हो हूँ। चुकी हैं और सर, जी, नीरज सर, जी जी। मैं एक मिनट बोल रहा हूँ। ये चलो। मॉड एंड पब्लिक स्कूल के सभी टीचर्स बस अपने वीडियो स्क्रीन ऑन का सीधा करेंगे। मतलब मैं तो कहाँ बोला वो मॉड निधि पे एंड है। चल पब्लिक हम तो स्कूल के चल बंद सभी रखो यार टीचर्स, हरिओम सर, आकांक्षा सर, तुलसीदास पटेल सर, सभी वीडियो ऑन करिए अपने। अनुराधा में मुझे कछु दिख नहीं रहा स्क्रीन पे बेकार दिखा हमें बेकार दिख नहीं है का मतलब है स्क्रीन पे ही पे कछु नहीं दिख रहा। आकांक्षा, हरिओम सर, तुलसीदास सर, वीडियो ऑन करिए अपने। चलिए, समय हो चला है और बिना किसी अतिरिक्त इंतजार के हम सीधे ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र का शुभारंभ करेंगे। सभी प्रार्थनाएं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। पंच परमेश्वर भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उल्टी करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र आकलन एवं मूल्यांकन को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय मैम मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ा समय। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? नमस्ते जय जिनेन्द्र मैम। ठीक है मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। जय जिनेन्द्र मैम, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सर। सब लोग बढ़िया? सेटल हाँ डाउन? जी। यस मैम। ओके, कुछ लोग अभी भी शायद सेटल डाउन नहीं हुए हैं। प्लीज आप लोग सेटल डाउन हो जाइए और अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। हरिओम सर, ये आकांक्षा मैडम और तुलसीदास सर के वीडियो खुलवाइए, कहाँ है क्यों जो है खुल नहीं रहा वीडियो। हरिओम सर। जी मैम, हमें लगता है हम आगे बढ़े हैं अब। ठीक है, चलिए। आज का हमारा जो टॉपिक है, आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। मुझे आप कोई बताएंगे, आपके यहाँ पे असेसमेंट होता है, इवेल्युएशन होता है, सिस्टम क्या है? कोई शॉर्ट में बता सकता है? यस मैम। जी बताइए। हमारे स्कूल में जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है तो बच्चों को उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग टेस्ट ले लिया जाता है। ओके। जिससे जिससे बच्चों को पता चल जाता है कि किस बच्चे को कितना समझ में आया, किसको कितना नहीं आया है। बढ़िया। उससे मूल्यांकन मिल जाता है। आई ओके। हो गई कितनी हो गई है? उसके अलावा मतलब जो रिजल्ट देने का सिस्टम होता है वो कौन सा सिस्टम है? कैसे करते हैं?
मार्क्स के आधार पर, जैसे बच्चे ने लिखा हो जिस आधार पर, कभी नहीं, ओरली ले लेते हैं, कभी रिटर्न में भी ले लेते हैं। फाइनल रिजल्ट यदि आप बच्चे को देते हैं ओवरऑल ईयर का, तो उसका हाँ, मूल्यांकन किस बेस पे होता है? रिटर्न, रिटर्न अंकों के आधार उसका पर। एग्जाम मैं बताती हूँ, मेरे स्कूल का फॉर्मेट जो है बताती हूँ। हमारे यहाँ 3 एग्जाम होती है, ठीक है। एक फर्स्ट टर्म, एक सेकेंड टर्म, एक फाइनल। फर्स्ट टर्म हमारी होती है 50 मार्क्स की, सेकेंड टर्म होती है 50 मार्क्स की, और थर्ड फाइनल टर्म होती है 80 मार्क्स की। तो 180 मार्क हुए, और 20 हम लोग करते हैं इंटरनल। उस इंटरनल के अंदर हम लोग बच्चों का क्लास वर्क, होमवर्क, उनका प्रोजेक्ट वर्क, और उसके बाद समर वेकेशन होमवर्क वगैरह जो करते हैं, एंड वीकली टेस्ट जो मार्क देते हैं हम लोग, एवरी मंडे उनका टेस्ट कंडक्ट करते हैं। उसमें जो उन्होंने मार्क लिए उसको हम 10% पे रिड्यूस करके, 10 मार्क्स पे रिड्यूस करके, तो हम इस तरह से उनका 20 इंटरनल, तो टोटल 200, और हम उसको 100 में कन्वर्ट करके देन फाइनल रिजल्ट देते हैं। ये हमारा सिस्टम हुआ। मैं वैसे आपका सिस्टम पूछ रही हूँ। आपको समझ आया मैं क्या पूछ रही हूँ? साल में एक एग्जाम होती है, 2 एग्जाम होती है, 3 होती है? क्वार्टरली। 3 होते हैं मैम। ओके, कितने कितने मार्क्स की? पहला 30 का हो जाता है, फिर 60 का, फिर 100 का। तो 190 मार्क हुआ टोटल। आप फाइनल रिजल्ट कैसे, पूरे टोटल पे देते हैं या लास्ट 100 वाले पे देते हैं? वाले पे। हाँ, जब जब बच्चे को फाइनल नेक्स्ट एग्जाम क्लास होता में है उस टाइम प्रमोट पर किया जाता है तो उसको एक रिजल्ट हाथ में, रिपोर्ट कार्ड पकड़ाया जाता है, उसमें कौन से यस मार्क्स मैम। होते हैं? प्रोजेक्ट वगैरह भी रहते हैं। आप बोल देते हैं, आप बोल अभिनंदन दीजिए। सर, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? जी जी। जी ये प्लीज। मैम यहाँ पर जो सिस्टम है वो उसी तरह से है जैसा आप बता रही हैं। 3 एग्जाम होते हैं, जी। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फाइनल एग्जाम। ओके। फर्स्ट टर्म एग्जाम के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जो हाफ ईयरली या सेकंड टर्म है जी। इसके कुछ परसेंटेज, लगभग 20% जो है वो जुड़ता है उसमें। मतलब उसमें से 20% लेते हैं। और जो फाइनल एग्जाम है वो 60 मार्क्स का होता है। उसमें से 20% या 20 मार्क्स का नंबर हाफ ईयरली का होता है, और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है। तो ऐसे टोटल 100 मार्क्स का होता है ओके। फाइनल। जी। ठीक है, अंडरस्टूड। अभी इसमें क्या होगा, यदि फाइनल एग्जाम के वक्त बच्चा बीमार हो गया, कुछ गड़बड़ हुई, घर में शादी आ गई, बीमार हो गया, कुछ कोई भी मतलब परेशानी आ गई, और यदि वो उसमें परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाया, तो उसका रिजल्ट डाउन दिखाएगा। एम आई राइट? जी जी। है ना? ये हमारे यस। एजुकेशन सिस्टम के थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। कोई बात नहीं, वैसे हम लोग जो गवर्नमेंट जहाँ पे जो सिस्टम फॉलो करती है, वी आर सपोज टू फॉलो। लेकिन इसके अलावा हम अपने तरीके से बच्चों को किस किस तरीके से मतलब इवेल्युएट कर सकते हैं एज अ टीचर। हमको जरूरत होती है बच्चे को हमेशा इवेल्युएट करने की, ताकि हम उनको ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। तो आज मैं आपको ऐसे बहुत सारे तरीके बताऊंगी, हम कब कब और कैसे कैसे अपने रूटीन में इवेल्युएट कर। इवेल्युएशन के कितने तरीके होते हैं? नीरज जी प्लीज आप स्लाइड शेयर करेंगे। अभी असेसमेंट और इवेल्युएशन मतलब आकलन और मूल्यांकन, ये दोनों थोड़े से डिफरेंट चीजें हैं। आकलन मतलब क्या होता है कि बच्चों की जो प्रगति है, जो मतलब वो लोग परफॉर्मेंस देते हैं, उस परफॉर्मेंस को मापने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। हम असाइनमेंट देते हैं, हम कुछ प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, ठीक है। तो इससे हम देखते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, उसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। और ये जो उसकी मतलब प्रक्रिया है, ये हम स्टूडेंट सेंटर होती है, व्यक्ति केंद्रित। एक बच्चा एक चीज में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, जब उसको दूसरा काम दिया गया तो कैसे परफॉर्म किया, लिखने में उसने कैसा परफॉर्म किया, बोलने में, हर उस चीज को करके मतलब। और उसके बाद हमारा एम ये होता है, हम उसको जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम उसका कैसे सुधार आए, अगली बार में उसको कहाँ गलती है तो उसको सुधार के हम बढ़ाए। तो ये होता है असेसमेंट, आकलन, ठीक है। और मूल्यांकन मतलब क्या? हमने देखा ये ऐसा है,
ये इतने परसेंट पे है, ये सही है, ये गलत है। जैसे मैंने बताया, फाइनल एग्जाम लिया हमने, 100 मार्क की एग्जाम ले ली, उस पे से रिजल्ट दे दिया। जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं हमारे, है ना, बोर्ड एग्जाम में सीधा गए, 80 मार्क का पेपर है, वो आया, 80 में से जितने मार्क्स आए वो। अभी उस दिन वो बच्चा गलती से स्कूल जाते हुए एक्सीडेंट हो गया है, वो पेपर नहीं दे पाया, आधा लिखा, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो गया उसका, तो वो उसका एक्चुअल रिजल्ट नहीं होता है। दैट इज मूल्यांकन। और मूल्यांकन हमेशा व्यक्तिगत नहीं होता है। इट मे बी हम जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, है ना, हमने कोई प्रणाली बनाई है, कोई सिस्टम बनाया है, वो किस तरह से काम कर रहा है उसको भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ये स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल का रिजल्ट कैसा है, तो स्कूल को टेस्ट करने के लिए, किसी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, तो और वो सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, वो रिजल्ट पे ध्यान देता है। ये इतना परसेंट, हाँ, आता है ना पेपर में कि मध्य प्रदेश का इस साल का 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 50% रहा, 60% रहा, खत्म हो गई बात, उसके बाद आगे कुछ नहीं, दैट इज फिनिश, फुल स्टॉप। तो दैट इज मूल्यांकन। आई होप दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। जी। क्लियर है सबको ना? तो अभी हमको स्कूल में असेसमेंट करना चाहिए। मूल्यांकन हम सिर्फ प्रमोशन के लिए, ठीक है, अगली क्लास में जाने के लिए हम उसको एक मार्क्स देके कि पर्टिकुलर देके, लेकिन असेसमेंट हमको रेगुलर उस पर करना चाहिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी किसी भी चीज का असेसमेंट करने के लिए हम लोग रूब्रिक्स यूज करते हैं। रूब्रिक्स मतलब क्या, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी हम कोई स्कूल में कंपटीशन करते हैं, सपोज एक पोएम रेसिटेशन कंपटीशन हुई और आप उसको जज कर रहे हैं, तो आप उसको किस क्राइटेरिया पे जज करेंगे? कोई बताएगा मुझे? प्लीज कोई हेल्प करेगा? आप लोग करते होंगे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स, टीचर्स ही जज बनते होंगे। जी, एक्सीलेंट मतलब शॉर्टेस्ट, गुड मतलब थोड़ी, और प्लीज क्लियरली बोलिए। कोई तो आंसर करिए प्लीज। नमस्ते मैम। जी नमस्ते शिवानी जी, बोलिए। जी मैम, जैसे अभी हमारे यहाँ पे बाल मेला हुआ था, हम्म। तो उसमें अलग अलग नंबर पर मतलब अलग अलग पॉइंट दिए थे। जैसे क्या होता कहीं कहीं कि जिसका सबसे ज्यादा बिके, मतलब जिसके जिसके जितने पैसे होते हैं उस पे ओके। देते हैं। तो हमारा, ओके। हाँ, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं किया था। तो इसमें किया हाँ। था कि इसमें टेस्ट पर था, कितनी क्लीनिंग है आपके स्टॉल पर, वेरी गुड। उसका था, आप कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, जो जजेस आ रहे हैं उनसे कैसे बात कर रहे हैं, उस पे था। जी। फूड का, हाँ, और आप कैसे उन मतलब कैसे चीजों को बता पा रहे हैं, वेरी गुड। इन ऐसे चार प्रेजेंटेशन पॉइंट कैसा थे। है? हाँ, प्रेजेंटेशन के मतलब इस चीज पर जी। हम लोग ने नंबर दिए थे। वेरी नाइस शिवानी जी, थैंक यू वेरी मच। जी इसको मैम, बोलते हैं थैंक यू। रुब्रिक्स। हम किस किस उस पे, हाँ, किसी को भी जज कर रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट पे हम जज कर रहे हैं, किस चीज को हम नाप रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रुब्रिक्स। किसी भी चीज को, अभी जैसे पोएम रेसिटेशन होती है हमारे यहाँ, तो 3 जज अलग होते हैं, तो हम लोग उनको रुब्रिक्स बना के देते हैं। एक तो प्रोनाउंसिएशन कैसे था, देन पोयम का सिलेक्शन कैसा था, है ना, देन फ्लुएंसी कैसी थी वर्ड्स की, स्पीड कैसी थी बोलने की, जो पीच होती है बोलने की वो पीच कैसी थी। तो ये रुब्रिक्स हो गए पोएम रेसिटेशन कंपटीशन के। तो उसमें टीचर 5 स्केल पे या 3 स्केल पे मार्क दे सकते हैं, 1 2 या 3 या 1 से 5 के बीच में, कि बच्चा कहाँ है। तो रुब्रिक्स क्या होता है, अंडरस्टूड? किसी को डाउट है तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ फिर से। रुब्रिक्स क्या होता है, क्लियर हुआ सबको? प्लीज यस और नो आंसर करिए। ओके, आपको जो सामने दिख रहे हैं रूब्रिक से कुछ एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे इसके हो सकते हैं, हर एक चीज का रूब्रिक अलग बनेगा। जैसे हम देते हैं एक्सीलेंट, गुड, फेयर एंड पुअर, है ना। किसी ने ड्राइंग किया तो बहुत अच्छा किया है तो हमने एक्सीलेंट दिया, अच्छा है तो गुड, ठीक है चल जाएगा तो फेयर, और यदि बहुत बुरा किया है तो पुअर। जनरली हम उनकी लिखाई पे, ड्राइंग पे, पिक्चर, डायग्राम बनाया उस पे देते हैं, ठीक है। देन यदि कोई कंसेप्ट है साइंस का या मैथ्स का,
उसके ऊपर है तो मास्टर, अप्रेंटाइज मतलब जो सीख रहा है, लर्निंग, एंड बिगिनर। उसके अलावा एग्जाम्पलरी, अकम्प्लिश्ड, डेवलपिंग, बिगनिंग, अनडेवलप्ड, ये 5 वेरिएशन हो सकते हैं किसी भी चीज के लिए। देन कुछ काम ऐसे होते हैं सिर्फ उनको करना होता है, तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट, जैसे नोटबुक लिखना है, ठीक है, यस या नो, वेदर चाइल्ड इज एबल टू डू और नॉट, यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं तो यस नो का हो सकता है। उसके अलावा नरेटिव्स मतलब हम डिटेल में लिख सकते हैं कि बच्चा कहाँ गलती की, क्या की, कुछ चीजों के लिए नरेटिव्स हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है रुब्रिक्स के। रुब्रिक्स का कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है तो मैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रुब्रिक्स बताना चाहती हूँ। रुब्रिक्स का मतलब मैडम यहाँ हो गया ये कि कमेंट अपन को जो उनका असेसमेंट के बाद उनका उनके बुक जी पर या कॉपी पर जो कमेंट देना है वो इसी से है ना। जी अभिनंदन जी, ये सिर्फ उनको देना कि नहीं, इसमें 2 चीजें होती है। टीचर अपने लिए भी रख सकते हैं, जैसे हम लोग नोटबुक चेक करते हैं, हमको उसके जी मार्किंग करना है। मेरे जैसे स्कूल में सिस्टम है कि नोटबुक चेक करते तो हम उसके इंटरनल मार्क 5 मार्क्स रखते हैं। तो अभी टीचर वो जी 5 मार्क्स किस बेस पे देगी, तो अपने रूब्रिक्स टीचर बनाती कि टाइम पे सबमिशन किया है तो उसका 1 मार्क रखा है या 2 मार्क रखा है, उसने हैंड राइटिंग नीटली की है और अपना काम कंप्लीट किया है तो उसका 2 मार्क रखा है। तो इस तरह से टीचर के अपने रूब्रिक्स, हर चीज के लिए रूब्रिक्स बन सकते हैं। रूब्रिक्स सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हो सकते, वो टीचर के खुद के लिए भी हो सकते हैं, मार्किंग करने के लिए, और शो ऑफ के लिए, पेरेंट्स को बताने के लिए भी हो सकते हैं कि हम यदि 5 मार्क्स दे रहे हैं, 5 में से 3 दे रहे हैं, तो बच्चा किस कैटेगरी में बैठ रहा है। बोथ द वे वी कैन यूज। जी जी मैं पहले थोड़े बहुत रुब्रिक्स के एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि यदि हम रुब्रिक्स डिस्कस कर लेंगे तो फिर मेथड को इजीली समझ पाएंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। हाँ, हैंडराइटिंग का एक रुब्रिक्स है। किसी की हैंडराइटिंग को यदि आपको इवेल्युएट करना है तो कैसे करेंगे, तो लेटर्स आर फॉर्म्ड करेक्टली, जो लेटर जैसे लिखा जाता है, जैसे स्टैंडिंग लाइन है तो सारी स्टैंडिंग लाइन प्रॉपर बन रही है, सर्कल प्रॉपर बन रही है, लाइन का ध्यान रखा है, ठीक है। देन उसके 2 मार्क्स। हैंड राइटिंग इज नीट एंड लेजिबल, सफाई से लिखा है जिसको पढ़ा जा सकता है। कुछ होते हैं लिखते हैं बहुत सुंदर है लेकिन स्पेलिंग मतलब क्या लिखा है आप स्पेलिंग ही नहीं बना सकते, पढ़ नहीं सकते उसको देखने। तो नीट है और लेजिबल है, पढ़ने लायक है। देन अप्रोप्रिएट स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स, तो टोटल 6 मार्क का है। आप यदि किसी बच्चे का कर रहे हैं, आपको देख के लगता है कि उसके लेटर का फॉर्मेशन थोड़ा सा गलत है लेकिन सफाई से तो लिखा है, बट फॉर्मेशन कुछ चीजें, तो आप वहां पे ऊपर 1 कर सकते हैं, नीचे 2, और स्पेसिंग कम है तो 1 करिए, कि स्पेसिंग नहीं दी एक साथ चिपका दिए तो आप उसको 0 कर दीजिए। तो आउट ऑफ 6 यू कैन ग्रेड। एक बार यदि आपने रूब्रिक्स बना लिया है तो आप सीधा उसको मार्क दे सकते हैं कि इसको मुझे 6 में से कितने मार्क्स देना है। इज दैट क्लियर? यस ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ओके इंग्लिश स्पीकिंग, यदि हमको बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग है उस पे रूब्रिक करना है, बना मतलब कौन किस लेवल पे बैठता है, ये 2 चीजें यूज, एक टीचर अपने रेफरेंस के लिए भी कर सकती है। यदि हम मार्क्स दे के पेरेंट को बताते हैं, हम पेरेंट्स का मैंने आज कि भाई ये आपने किस हिसाब से मेरे बच्चे को ये ग्रेड दिया है या इतने मार्क्स दिए, तो उसके लिए समझाने के लिए हम मतलब लेवल है एडवांस, प्रोफिशिएंट, डेवलपिंग एंड बिगनिंग। तो एडवांस लेवल तो हम क्या करेंगे, एक बार हमने रूब्रिक्स बना लिया, फिर जब हमको मार्क्स देने हैं तो हम सीधे 4, 3, 2 या 1 मार्क्स लिखेंगे जिसका हमको लेवल एडवांस लगता है। एडवांस लेवल मतलब क्या कैटेगरी होगी, नो ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर कोई नहीं की बच्चे ने, स्पीकर सेल्फ करेक्ट्स विदाउट हेजिटेशन, बच्चा बोल रहा है उसने यदि गलती कर दी तो विदाउट हेजिटेशन वो रिपीट कर लेता है और अपनी गलती को सुधार के फिर से बोल देता है। यू मस्ट हैव सीन, जब न्यूज रीडर होते हैं कई बार ऐसा होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो लोग, क्योंकि बहुत सारा वो लोग सामने पढ़ के बोल रहे होते हैं, कभी गलती हो जाती है तो इमीडिएटली वो उस वर्ड को सॉरी बोल के फिर से सुधार के देन वो पूरे सेंटेंस को रिपीट करते हैं। यदि बच्चा अपनी गलती को इमीडिएटली पहचान लेता है और उसको कंप्लीट मतलब ठीक कर लेता है तो हम उसको 4 मार्क्स दे सकते हैं। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ग्रामर मतलब लगभग ऑलमोस्ट सही है ग्रामर, एंड वेरिड एंड रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, वेरिड मतलब जिसमें अलग अलग चीजें, वैरायटी मिल रही है आपको, बच्चा जो भी वर्ड्स यूज कर रहा है
किसी एक चीज के लिए जो लोग कॉमनली यूज करते हैं वैसे वर्ड नहीं, लेकिन वो हर बार कोई नया शब्द यूज करता है किसी चीज के लिए, नए नए वर्ड यूज करता है। और कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी है, मतलब नॉर्मल जो रूटीन वर्ड्स हैं उससे हटके स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज कर रहा है। डेवलपिंग बेसिक ग्रामर क्लियर है, एंड नॉन वेरिड बेसिक वोकेबलरी, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो है, कोई स्पेशल या स्पेसिफिक वर्ड का यूज नहीं हो रहा है। एंड देन बिगनिंग पुअर ग्रामर एंड मिनिमल वोकेबलरी, बहुत कम वर्ड्स का यूज होता है, अपनी बात को एक्सप्रेस प्रॉपरली नहीं कर पाता है। सो दिस इज द रुब्रिक फॉर द स्पीकिंग। एनी डाउट? Uh, it means to say that without saying the words, we can give the numbers, and in you can say in code words, and they can be understood in the words later. यस, यस सर। That's right. Very good. In case teacher is having this rubric and children are there, they are speaking, teacher just has to put in front of her roll number or name that marks 4, 3, 2 or 1, in which category the child is. Nice. Very good. This is very means handy system for all the teachers, even for judgment of the competitions also. जी जी। जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। ये इंग्लिश स्पीकिंग का था, मैंने मतलब मैथ्स का भी और सारा बनाने की कोशिश की है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मैथ्स कंसेप्ट, एज अ मैथ्स टीचर या साइंस टीचर आप अपनी क्लास में, और कंसेप्ट को बच्चा कितना ले रहा है तो रुब्रिक्स कैसे करेंगे। एडवांस कौन होगा? फुल्ली एंड एलोक्वेंटली आर्टिकुलेट्स मैथमेटिकल कंसेप्ट, मतलब पूरी तरह से एलोक्वेंटली, मतलब अपने आप डिस्क्राइब कर सके, अपनी नॉलेज को यूज करके अपने एग्जाम्पल दे के बता सके, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर, कंप्लीटली एबल टू एक्सप्लेन, है ना। एलोक्वेंटली आर्टिकुलेट मतलब पूरी तरह से एक्सप्रेस करने लायक हो। तो डेवलप्स कनेक्शंस सॉरी अमंग मैथमेटिकल कंसेप्ट, की एक कंसेप्ट हमने सिखा ले, जैसे आपने एडिशन सीखा है उसके बाद मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटिव एडिशन, तो वो मल्टीप्लीकेशन और इस एडिशन को दोनों को, कि भाई मैंने 2 2 2 किया या 2 3 किया तो आंसर 6 है, वो दोनों को यदि रिलेट कर पाता है तो ये दो कंसेप्ट एक दूसरे से मिलती है, तो दो ऐसे कंसेप्ट को कनेक्ट कर पाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती कि एक से दूसरा कनेक्ट होता है आगे, तो एबल टू कनेक्ट दिस, देन प्रोफिशिएंट विल बी क्लियरली आर्टिकुलेट्स मैथमेटिकल कंसेप्ट, हमने पूछा है उसको समझ में आ गया, बता गया, लेकिन वो मतलब एडवांस से थोड़ा सा कम होता है, वो शायद कनेक्ट नहीं, आपने पूछा 2 3 तो वो 6 इज कंफर्म, क्लियर, ही नोज। देन डेवलपिंग एक्सप्लेन्स मैथमेटिकल कंसेप्ट विदाउट डिफिकल्टी, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, बट एक्सप्रेसेस आइडिया इन रूडिमेंट्री फॉर्म, मतलब बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग फॉर्म में अपने आइडिया को एग्जैक्टली किसी चीज के साथ मैच करके नहीं बता सकता है। ठीक है अनुराधा जी। देन बिगनिंग डिस्प्लेस एरर इन नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, जिसके मैथमेटिक बेसिक कंसेप्ट में ही आपको प्रॉब्लम दिखाई दे तो आप उसको 1 मार्क देंगे। जो कर पा रहा है लेकिन अपनी जो बात है उसको एक्सप्रेस आइडियाज को एक्सप्रेस करने में वो बहुत रॉ है, क्लियर नहीं है, तो हम 2 देंगे। देन 3 और 4 अकॉर्डिंगली, तो बच्चा कंसेप्ट को कितना समझता है, उसको कितना किसी भी जगह पे, जैसे सपोज फ्रैक्शन सिखा रहे हैं आप, और आप उससे पूछिए कि चलो फ्रैक्शन का आप अपने घर में यदि आपके दिन में कहीं यूज होता है एग्जाम्पल तो आप बताओ। मैं जनरली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बच्चों से पूछती हूँ कि फ्रैक्शन आता है, दे से यस, उनसे पूछो कैसे, तो दे विल से कि ऐसा एक स्क्वायर बनाते उसमें 4 पीस करते, एक को यदि हमने शेड किया तो 1/4 हुआ, बट दे डू नॉट नो कि मैंने यदि एक रोटी ली और उसके 4 टुकड़े किए और मैंने एक टुकड़ा खाया तो आई हैव टेकन 1/4, दे डोंट अंडरस्टैंड। ये जो कनेक्शन होता है वो मतलब वहां यदि कनेक्शन बच्चा बना पाता है देन विल गिव 4 मार्क्स। ठीक है, तो कैसे मतलब जो सीखा है उसको अपने लाइफ में यूज करना आता है, तो ये हमारे रूब्रिक्स होंगे, बच्चे कैसे यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। जी। ओके, थैंक यू। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे।
मैं बहुत सारे रूब्रिक्स आपको हर सब्जेक्ट वाइज बता रही हूँ, आप अपने चैप्टर वाइज रूब्रिक्स बदल सकते हैं किस तरह से करना है ना। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ले नेक्स्ट इज फॉर इन्वायरमेंटल स्टडीज। आप साइंस ऐसे जो भी लेते हैं, एडवांस बस होगा। शोज डीप अंडरस्टैंडिंग, आस्क थॉटफुल क्वेश्चंस, कनेक्ट आइडियाज। जब आप कोई कंसेप्ट सिखाते हैं ईएनवी की, फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर साइकिल सिखाया और प्लांट्स में जर्मिनेशन सिखाया, वॉट, तो बच्चा उस चीज को कितना समझ पाता है, उसको क्या क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, उसने कहीं देखा हो अपने घर में कोई चीज की हो, कोई पौधा लगाया है, तो हाँ मैडम उसमें ऐसा हुआ था, ये ऐसा क्यों हुआ। वो जैसे ही कोई चीज बताई जाती है उसके दिमाग में यदि क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन पूछता है, और यदि कोई पहले से इंफॉर्मेशन नॉलेज है और आज यदि हम कोई कंसेप्ट बताते हैं वो दोनों को कनेक्ट कर पाता है, देन कि वो उसको समझ में आ गया। प्रोफिशिएंट अंडरस्टैंड की आइडियाज एंड कैन एक्सप्लेन इन ओन वर्ड्स। आइडिया को समझ लिया और उसको हम पूछे तो उसको जो समझ में आया वो एक्सप्लेन कर सकता है हमको, ठीक है। डेवलपिंग अंडरस्टैंड्स विथ सपोर्ट, समझने में उसको थोड़ा सा हेल्प की जरूरत पड़ती है। रिकॉल्स बेसिक फैक्ट, जो बेसिक बातें हमने बोली वो बातें आपको बोल के बता देगा, बट स्ट्रगल विथ एक्सप्लेनेशन। उस रटा हुआ है वो उसने बता दिया, लेकिन आप पूछो कि इसको समझाओ, कुछ उदाहरण दो, तो विल नॉट बी एबल टू। एंड बिगनिंग दैट लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, पूरी बात को नहीं समझ पाया, थोड़ा बहुत कुछ जाना है। एंड नीड्स फ्रिक्वेंट गाइडेंस, बार बार जिसको हेल्प की जरूरत पड़ती है, बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है, सो दे विल कम इन दिस कैटेगरी। दिस इज एप्लीकेबल फॉर सोशल स्टडीज, फॉर साइंस ऑल्सो, और ईएनवी वॉट एवर आप ये एक जनरल इन तीनों सब्जेक्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं इस रूब्रिक्स को। इज इट यूजफुल टू यू और नॉट? थोड़ा कहाँ है बोलिए भाई, सभी लोग बोले हैं कुछ उसमें, जो आप सुन रहे हैं सभी टीचर्स से बोल रहा हूं मैं, जो सुन रहे हैं आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ये दिस इज नॉट वन वे कन्वर्सेशन, है ना। आप हाँ ना जो कम से कम इतना तो बोल ही सकते हैं, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप अपनी बात जरूर कहें। कम से कम आप जो चैट है, चैट बॉक्स है, उसमें लिखते चलिए, इसका मतलब आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, उस चीज को समझ पा रहे हैं। अब मैम बोले जा रही हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, तो उसका मतलब क्या निकला फिर। इसी तरह से जरूर, जो जब भी मैडम बोलती हैं तुरंत रिस्पॉन्स करिए। अच्छा लगेगा, मैम को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई आप उनकी बात को समझ पा रहे हैं, और आपको भी लगेगा कि हाँ भाई हम एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी मैम, थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू टू ऑल मुझे कभी कभी टीचर्स। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, तो मुझे अपने आप पे डाउट होता है कि वेदर मैं आपको प्रॉपरली समझा पा रही हूँ या नहीं, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। जी जी, नहीं आप गलत नहीं हो सकती मैम। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। जी। नहीं, कई बार ऐसा होता है सर कि हमको लगता है कि हम सामने वाले के दिमाग तक पहुंच गए, बट मे बी हम कहीं पीछे रह गए, तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू सर। थैंक यू। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अच्छे लगा। अभी ये एक राइटिंग के लिए रुब्रिक है। नीरज जी आप थोड़ा सा उसको जूम इन कर सकते हैं। आप यदि बच्चों की राइटिंग देख रहे हैं तो हम दोनों चीजें राइटिंग के लिए, यदि किसी ने पहले मेरे वेबिनार किए तो पता होगा, राइटिंग में हम दो चीजें देखते हैं। एक तो कैसे लिखा है, दूसरा क्या लिखा है। कैसे लिखा है मीन्स इट्स फिजिकल हैंड राइटिंग कैसी है, एंड दोज ऑल, एंड स्पेलिंग वगैरह। और क्या लिखा है मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जो टॉपिक दिया था उस टॉपिक के हिसाब से कैसे लिखा है। तो इन सबको एक साथ हमें को यदि जज करना है ना। सपोज आप ऐसे वगैरह लिखा है, या शॉर्ट नोट वगैरह जज कर रहे हैं, या स्टोरी राइटिंग समथिंग, या लॉन्ग आंसर्स, और या साइंस में यदि पूरा आपने डिटेल आंसर दिया है तो उसके लिए, तो पंक्चुएशन, है ना, कि पंक्चुएशन का यूज कैसे किया है, प्रॉपरली है कि नहीं। तो उसमें चार 1 2 3 4 हमने दिया है। नीड्स इम्प्रूवमेंट, फेयर, गुड एंड एक्सीलेंट, ये तो 1 2 3 4 इसके हम दे सकते हैं। देन कैपिटलाइजेशन, कैपिटल जहां पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में और जहां पे प्रॉपर नाउन है वहां पे कैपिटलाइजेशन यूज किया है कि नहीं।
देन नेक्स्ट इज ग्रामर, कि सब्जेक्ट और एडजेक्टिव और एडवर्ब या जो भी ग्रामेटिकल अरेंजमेंट है बच्चों सेंटेंस की, वो प्रॉपर है या नहीं है। नीरज जी प्लीज थोड़ा सा नीचे करेंगे। देन कंटेंट या आइडिया, जो क्वेश्चन पूछा गया है कंटेंट एग्जैक्टली उसके हिसाब से है या नहीं है। यदि उसने कंटेंट में कोई चीजें छोड़ दी है, सपोज आपने कोई साइंस का लॉन्ग आंसर था पूरा, आपने कोई प्रोसेस पूरी पूछी है, उस प्रोसेस में उसने कुछ की वर्ड्स छोड़ दिए, कुछ चीजें छोड़ दी है। आपने कोई कहानी के लिए बोला है तो उस कहानी में कहीं पे कोई बात छोड़ के आगे बढ़ गया है, तो उस कंटेंट को उसने कैसे परफॉर्म किया है उसमें, या आइडिया को कैसे एक्सप्लेन कर पाया है बच्चा। देन स्पेलिंग्स, स्पेलिंग एरर्स कितनी आ रही है, किस तरह की आ रही है, वॉवेल्स जनरली या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। सो दिस ऑल, तो 1 2 3 4 के बेस पे हम उसको दे सकते हैं। नीरज जी थोड़ा सा प्लीज, अभी नहीं, एक उसी पे रहिए, पहले वाली स्लाइड पे रहिए नीरज जी प्लीज। हाँ, तो इसमें हमने क्या किया, अभी आपको जब यदि करना है तो आप ये कर सकते हैं, रूब्रिक यदि आपके पास रेडी है आप, तो आप मार्क्स लिखिए, या इस तरह का रूब्रिक है तो सीधे उसके सामने टिक कर दीजिए किस बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं। तो आपके पास कि भाई इसने पंक्चुएशन प्रॉपर किया है तो उसको 4 मार्क दे दिया आपने। कैपिटलाइजेशन में एक आध जगह गलती की तो आपने उसको 3 मार्क दिए। देन ग्रामर, ग्रामेटिकल आपको लगता है कि इट्स ओके ओके, आपने 2 मार्क पे उसको ले आए। स्पेलिंग मिस्टेक उसकी एक आधी हुई तो आपको उसको 3 मार्क दे दिए, ठीक है। कंटेंट आपको लगता है कि उसका हाफ कंटेंट सही है का हाफ गलती, तो आपने 2 मार्क, तो यू कैन कैलकुलेट कि पूरे इसमें हमको 5 4 20 होता है, तो 4 3 2 4 3, तो 4 4 8 6 14 15 16 मार्क्स, तो आउट ऑफ 20 बच्चा 16 पे बैठ रहा है। हम जब आप जब पेपर चेक करते हैं ना, तब ये सारी चीजें, जो लोग भी यदि 10th बोर्ड के पेपर्स चेक करने कोई जाते हैं, यदि इनके से आप किसी टीचर से मिले जो करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से होता है। तो ये इस तरह से हम इसको कि किस चीज के लिए हम कितने मार्क्स देंगे। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, थैंक यू। सभी को क्लियर है ना? ओके, थैंक यू। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे अभी प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज का बच्चों ने प्रेजेंटेशन किया है तो उसके रूब्रिक्स कैसे हो सकते हैं, है ना। इसको दो तरीके से, वैसे ही वो 1 2 3 4 वाले नंबर की तरह से भी कर सकते हैं हम, एंड एक्सीलेंट, प्रोफिशिएंट एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट, 3 कॉलम में भी हम कर सकते हैं। मैंने 2 तरीके से बताया। और क्या क्या हो सकता है, तो एक है दैट कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट उसने जो भी टॉपिक दिया था उसके हिसाब से उसने कैसे कंटेंट लिया है, वो कैसे ऑर्गेनाइज किया है। मतलब जैसे सपोज ऐसे लिखने को बोला था तो उसने इंट्रोडक्शन पहले दिया, फिर पूरा मैटर, और फिर लास्ट में सम अप किया है नहीं किया है, या तो पहले सारा कहानी शुरू कर दी और फिर लास्ट में उसके बारे में कुछ, मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब जो भी हम लिखते हैं तो उसका प्रॉपर एक तरीका होता है, तो वेदर इट हैज बीन फॉलोड प्रॉपरली और नॉट। देन टाइम एंड पेसिंग, किस टाइम पे कौन सी चीज किस तरीके से आएगी। सपोज ये ओरल प्रेजेंटेशन है, बच्चा लिख के लाया है और सुना भी रहा है, तो वो किस तरह से सुना रहा है, किस पेस पे सुना रहा है, कहाँ पे उसको रुकना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ठीक है। पॉस्चर कैसा है, जब बच्चा बता रहा है अपनी चीजें प्रेजेंट कर रहा है, सपोज वो कोई ड्राइंग बना के लाया है, सपोज वो कोई आंसर लिख के लाया है, वो अपनी कुछ लिखी हुई चीज सुना रहा है, तो उसका खड़े होने का पोस्चर कैसा, कॉन्फिडेंस लेवल है। देन उसके जेस्चर्स, जब भी कोई बोलता है ना, तो इन केस ही इज कॉन्फिडेंट, आप मेरे साथ जरूर देखा होगा, मेरे हैंड्स मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज आई इन्वॉल्व टोटली माई सेल्फ इन दैट। तो जिसका इन्वॉल्वमेंट जैसा होगा उसके जेस्चर्स उस तरीके के होंगे, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे कैसे बोलना है। जब मैं किसी चीज को अंडरलाइन के करके बोलती हूँ तो यू पीपल अंडरस्टैंड कि मैं क्या चीज बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो वो जेस्चर्स उसके किस तरह से, वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है उसको। देन आई कांटेक्ट, कितना आई कांटेक्ट कर रहा है, सिर्फ पेपर में पढ़ के बोले जा रहा है या आपके सामने देख रहा है,
तो देन 1 2 3 के लिए। देन क्लियर एंड ऑडिबल वॉइस, उसका वॉइस क्लियर है, सब लोगों को सुनाई दे रहा है, नहीं तो बच्चा बोल बहुत अच्छा रहा है, उसने बहुत अच्छा लिखा है वो, लेकिन आगे के 2 लाइन तक सुनाई दे रहा है, पीछे तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है। देन विजुअल एड, उसने कुछ पिक्चर्स यूज किए या नहीं किए, यदि उसने कुछ अपने प्रेजेंटेशन के लिए कुछ पिक्चर यूज किए, कुछ ड्रॉ किया, कुछ बताया, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रेजेंटेशन का रूब्रिक हो गया। दूसरा जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, उसके लिए एक और तरीका होता है प्रेजेंटेशन का, दैट इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड थॉरो। 1 2 3 4 पे आप मार्किंग कर सकते हैं कि उनके उसने जो भी इंफॉर्मेशन दी अपने प्रेजेंटेशन में वो कितनी सही थी, कितनी प्रॉपर थी। प्रेजेंटेशन अपेयर टू द अपील्स टू द ऑडियंस, मतलब जो उसका प्रेजेंटेशन था वो जो ऑडियंस है उसको अपील कर रहा था, मतलब वो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाया, अपनी बात दूसरों तक पूरी तरह पहुंचा पाया। सेंटेंसेस हैव बीन प्रूफ रेड फॉर क्लियरिटी, मतलब जो सेंटेंस उसने बनाए थे उसने पहले उसको पढ़ लिया था, ऐसा नहीं था कि अचानक से बोलना शुरू किया, कुछ गलत था सही था, तो पहले से क्लियर थे और सेंटेंस प्रॉपरली सबको समझ में आए, ऐसे थे। देन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मतलब जिस भी चीज में जो भी चीज ऐसा कुछ टूल्स, कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ती है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जो भी है तो वो उसने बताना, जो हमने जैसे इसमें पोस्चर जेस्चर किया, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सारी उसकी प्रॉपर थी, प्रेजेंटेशन का तरीका प्रॉपर था। देन अदर, आप जिसका भी आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उसके हिसाब से, सपोज इंग्लिश है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो गया, हिंदी है तो उसने कितनी साफ हिंदी ली, क्योंकि हिंदी में क्या होता है, जो बोलने वाली भाषा होती है हम वो अलग होती है, और जो हम कभी पढ़ाते हैं मतलब एक लेवल वाली जो टीचिंग के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए जो लैंग्वेज है वो अलग है, और बोलचाल की भाषा अलग होती है, तो वो शब्दों का प्रयोग किस तरीके से होता है, तो हम अदर में बहुत सारी चीजें अलग से मार्क कर सकते हैं। साइंस का प्रोजेक्ट है तो इनकेस इट इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसने जब बताना चाहा उसी वक्त उसकी चीज गिर गई, टूट गया मॉडल, वो बता नहीं पाया, काम नहीं किया, वॉट एवर, तो ये अदर चीजें उसके प्रेजेंटेशन में इंक्लूड हो सकती है। तो ये प्रेजेंटेशन को 2 तरीके से मापा जा सकता है। इज दैट क्लियर, कोई डाउट? आपको लग रहा है ये आपको यूजफुल होगा? यस और नो? यस मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ये मैंने मैक्सिमम पॉसिबल कि जितने तरह के रूब्रिक्स हो सकते हैं मैंने आपको सारे तरह के रूब्रिक्स बताए, है ना। इसके अलावा हम मार्किंग तो हम लोग करते हैं, है ना, इवेल्यूशन तो हम लोग करते हैं कि इसके लिए 1 मार्क है, 2 मार्क पहले से तय होता है, बच्चे ने आधा लिखा तो हम आधे मार्क काट देते हैं, दैट वी नो, बट ये एक अलग तरीका है। अभी जो आकलन होता है असेसमेंट, वो 2 तरीके से होता है। मैं दोनों आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। एक होता है टाइम बेस्ड, समय के आधार पे, मतलब एक होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट मतलब क्या, नैदानिक, हमको निदान करना है ये किसी चीज का कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई नया यूनिट शुरू कर रहे हैं, मुझे मल्टीप्लिकेशन सिखाना शुरू करना है, या मुझे लैंडफॉर्म सिखाना है एसएस में, या मुझे कोई भी साइंस में कोई कंसेप्ट देना है, तो उसके लिए बच्चों के पास जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो है कि नहीं। सपोज मुझे मल्टीप्लिकेशन सिखाना है तो बच्चे को एडिशन आना चाहिए, है ना। यदि मुझे एडिशन सिखाना है तो बच्चे को नंबर्स आना चाहिए, मुझे 2 डिजिट यदि एडिशन सिखाना है तो बच्चे को 1 से 100 तक के नंबर आने चाहिए। तो ये टेस्ट करना, मुझे सिखाने से पहले चेक करना है कि बच्चे को जो प्री नॉलेज रिक्वायर्ड है वो है कि नहीं। तो इस तरह की चीजों के लिए हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में जाके, अच्छा आपने ये सुना है, आपने ये देखा है, आपको ये आता है, सो दैट चेकिंग, वो होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। हम कुछ एक क्वेश्चन पूछ के, कुछ एग्जाम्पल दे के, ठीक है, आप बेसिक नॉलेज उनका चेक करते हैं। तो ये हमेशा बिगनिंग ऑफ द यूनिट या बिगनिंग ऑफ द टर्म होता है कि हम उन बच्चों को, जब जैसे कोई नई क्लास आती है, स्पेशली छोटी क्लासेस के अंदर ये होता है, 3rd 4th 5th के बच्चे होते हैं आपके पास, साल की शुरुआत में नई क्लास आएगी, तो टीचर को भी बच्चे के साथ, पूरी क्लास के साथ मैच करने में, थोड़ा सा उनका लेवल देखने में टाइम लगता है ना। शुरू के 1 2 चैप्टर चलते हैं तो हम उनके लेवल मापते हैं कि ये बच्चे किस तरीके से समझते हैं। एवरी ईयर
हर क्लास आपके पास अलग आएगी यदि आपका एक्सपीरियंस है। आई होप यू मस्ट बी हैविंग दिस एक्सपीरियंस। मेरे साथ ही होता है, कोई भी क्लास है हम लोग कंपेयर करते हैं कि इससे तो पिछले साल की क्लास ज्यादा अच्छी थी, या ये इस साल की क्लास पिछले साल से बेटर है कि ये बच्चे ये कर लेते हैं, है ना। हम साल के शुरुआत में, शुरुआत के 2 वीक के अंदर ये हो जाता है हमारा डायग्नोस कि ये बच्चे किस लेवल पे हैं, तो हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सेकंड होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। ये वीकली होता है। अभी रचनात्मक आकलन कैसे होगा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अलग अलग चीजों पे बहुत सारे तरीकों से हम बच्चों को चेक करते रहते हैं। तो ये हम आगे, मैं सारे तरीके डिटेल में आपके पास डिस्कस करने वाली हूँ कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। देन समेटिव असेसमेंट, सारांश आकलन। एंड ऑफ द टर्म या यूनिट, जैसे मैंने अभी शुरू में डिस्कस किया कि हमने पूरा पढ़ा लिया, फिर एक एग्जाम ले ली। आप 50% पे हो, आप 70% पे हो, आप 90% पे हो, बच्चे ने जैसा परफॉर्म किया उसके हिसाब से मार्क्स दे दिए। सारांश आकलन दूसरा किसके लिए होता है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई एक प्रोजेक्ट किया, बच्चों को इस तरीके से पढ़ना सिखाया, देन उसकी लास्ट में एक एग्जाम ली, बच्चे कितना परफॉर्म कर पाए, तो ये मेथड काम करेगी या नहीं करेगी, तो उसका असेसमेंट हो जाता है इस मेथड में इतने बच्चे पास हुए। अभी वो दूसरी चीजें नहीं कंसिडर करते, सीधे एग्जाम ली, जो मार्क्स आए वो खत्म। तो ये होता है समेटिव असेसमेंट। देन अनौपचारिक आकलन, इनफॉर्मल असेसमेंट। ये पर्टिकुलर कोई डे पे या पर्टिकुलर कोई तरीके से नहीं होता है, लेकिन ये एक डेली चलने वाली चीज है। हम लोग हर रोज हर किसी को, इवन हम लोग घर में भी, कभी आप घर में पहुंचे, मतलब आपके घर में मदर है, फादर है, ब्रदर सिस्टर, कोई भी, आपने उसको देखा, उसका चेहरा देख के क्या हुआ, आज मूड ठीक नहीं है, हम हर चीज पे जज करते हैं, हर बात पे जज करते हैं। कभी क्लास में हमने कुछ पूछा, कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा है, हर रोज वो जवाब देता है लेकिन आज नहीं दे रहा है, तो हम तुरंत उसको हमारे पास, क्यों भाई आज आप क्यों बोल नहीं रहे हो, ये करते हैं, यस और नो। यस मैम। तो ये हमारा डेली असेसमेंट होता है, ये हमारा इनफॉर्मल असेसमेंट है। हम हर बच्चे को हर रोज इस पे असेस करते हैं बहुत सारी चीजों पे। और ये रेगुलर में फिर क्या होता है, जब आप रेगुलर होते हैं तो आपके दिमाग में उसकी एक इमेज हमेशा के लिए बन जाती है कि ये बच्चा इस कैटेगरी में आता है, ये बच्चा इस कैटेगरी में आता है। आफ्टर सम टाइम यदि चेंजेस मिलते हैं तो हम बोलते भी, अरे वाह आपने ये इम्प्रूव कर लिया। ये हम लिख के नहीं रखते, बट हमारे दिमाग में ये चीजें होती है। अभी जब मैं बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में अपने बच्चे कुछ आ गए होंगे कि ये मेरा बच्चा इस कैटेगरी, मैंने इसको ऐसे इवेल्युएट किया है। ठीक है, तो ये टाइम के हिसाब से करने वाले असेसमेंट है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रक्रिया आधारित, मेथड बेस्ड। हम पर्टिकुलर किसी मेथड को यूज करके बच्चों का करते हैं। तो इसमें बहुत सारी मेथड है, मैं आज 2 या 3 ही मेथड यूज करूंगी। ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट या अवलोकन आधारित मेथड। हम लोग हर रोज अपनी स्कूल के अंदर बच्चों के साथ जब काम करते हैं, हमारे पास मतलब बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे आइटम थे, हम बच्चों को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते हैं। हम, होता क्या है कि हम इन सारे ऑब्जर्वेशन को कभी नोट नहीं कर पाते हैं। आपसे यदि पेरेंट मिलने आते हैं तो हम पेरेंट से यदि वो क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसके आंसर में बहुत सारी बातें बता सकते हैं, इसने क्या किया, ये कैसे करता है। लेकिन आपको यदि कहा जाए कि आप इसको लिख के बताओ सडनली कि आपके बच्चे का, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। मैं यदि अभी आपसे कहूं कि आपकी क्लास में 35 बच्चे, उस 35 बच्चों के बारे में मुझे 5-5 सेंटेंस लिख के उनका एक इवेल्यूशन लिखो, तो आप लिख पाएंगे? इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप 5-5 लाइन का नरेटिव लिख के अपने बच्चे को एक्सप्लेन करिए कि वो कैसा है? इज इट पॉसिबल? से यस और नो। क्या सिस्टम बना रखा थे क्वालिटी का नो। बहुत अभी आधे घंटे बाद आपका ये आंसर यस हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम, मैं बताती हूँ आपको। मैंने सब्जेक्ट वाइज एक्चुअली मैं इस पे थोड़ा सा मैंने काफी काम किया, क्योंकि मैं भी बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करती हूँ। पर आपको कैसे समझाऊं, तो मैंने इसको डिटेल में लिखा है। मैं पहले लैंग्वेज डिस्कस करूंगी, देन आई विल कम टू मैथ्स एंड ईवीएस और इस तरह से। जब किसी बच्चे को लैंग्वेज पे हमको करना है तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्लास के अंदर उसका प्रोनाउंसिएशन, बच्चा किसी भी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करता है, कैसे बोलता है,
है ना। बहुत सारे बच्चे स को श को स, है ना, वो एक बेसिक घर में जिस तरह से बोला जाता है। तो और विद द टाइम इंग्लिश में बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गए हैं, है ना। जैसे पहले हम शेड्यूल बोलते थे, अब उसको स्केड्यूल बोला जाता है। पहले हम एजुकेशन बोलते थे, अब एडुकेशन बोला जाता है ना। विद टाइम बहुत सारे चेंजेस। हम पहले टॉवेल बोलते थे, अब इसको टॉल बोलते हैं। पहले हम बाउल बोलते थे, अब इसको बॉल बोलते हैं। बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो बच्चा इवन जैसे एंट, है ना, तो बच्चा किस तरह से उसको प्रोनाउंस करता है। तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्लास में कैसा है, वो टीचर को सुन के रिपीट करता है या नहीं। क्या होता है, बच्चे गलत प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, लेकिन जब टीचर बोल रहे हैं उसको सुनने के बाद जब बच्चा दोबारा बोल रहा है तो वो कितना सही बोल रहा है, वो उस प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देता है कि नहीं देता है। देन फोनिक का यूज कैसे करता है। जैसे सी है, तो सी के लिए क और स दोनों यूज होते हैं। तो वो कब क यूज करना है और कब स यूज करना है उसको पता है कि नहीं। जैसे जी, जी के लिए ग और ज दोनों यूज होते हैं। तो बच्चा नया वर्ड आया तो उसको वो ज पढ़ रहा है कि ग पढ़ रहा है, वो कितना, मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जब टीचर खुद इस पे ध्यान देती है हमारा, कि भाई इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो जब वो बच्चा क्लास में बोलेगा वो वर्ड्स, तब उसको करेंगे। उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन। जब भी बच्चा आपके साथ बात करता है तो वो छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं या पूरा लॉन्ग सेंटेंस, अपनी पूरी बात को, मतलब छोटे छोटे सेंटेंस इकट्ठे करके एक लॉन्ग सेंटेंस, और एक ही बार में अपनी बात प्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। ग्रामर का यूज कैसे करता है, प्रॉपर ग्रामर का यूज होता है या फिर वो सिर्फ ग्रामेटिकल वर्ड्स छोड़ देता है। जनरली आपने देखा होगा बच्चे इन, ऑफ, है ना, ये सारे वर्ड्स, द, इनको यूज ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ मेन मेन वर्ड ढूंढ के अपना सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि घर में इंग्लिश नहीं बोली जाती है तो बच्चों को पूरा सेंटेंस बोलने की आदत नहीं है। हम लिखवाते हैं, वो आंसर रट लेते हैं, आंसर में यू बोल लेते हैं, लेकिन जब अपनी बात बोलने की बारी आती है तब वो सारे ग्रामेटिकल वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्लुएंसी, वो कितना फ्लुएंट है, कितना आराम से बोल पा रहा है। उसको बोलने से पहले, अभी जो बच्चे मतलब दिमाग में क्या होता है, जिन्होंने पहले हिंदी में पढ़ा या हिंदी में घर में बोलते हैं और इंग्लिश धीरे धीरे सीखा है, तो ब्रेन थोड़ा सा प्रोसेस करता है, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है और फिर वो इंग्लिश में बोलता है। कोई बच्चा डायरेक्ट बोल रहा है या कन्वर्ट करके बोल रहा है, आप समझ सकते हैं जब बच्चा बोलता है, राइट। यू कैन मेक आउट, यस और नो। यस मैम। तो वो बच्चा कितना फ्लुएंट है, सोच के बोल रहा है या कंटिन्यूअस वो इंग्लिश में प्रोसेस कर रहा है दिमाग में और बोल रहा है। या हम मैथमेटिकल टर्म यूज कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर मैथमेटिकल टर्म यूज कर रहा है या अपने वर्ड्स यूज कर रहा है। आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो वो साइंटिफिक टर्म यूज कर रहा है या अपने वर्ड्स यूज कर रहा है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड वो प्रॉपर यूज कर रहा है कि नहीं। बोलने में कितनी बार गलतियां करता है, मेकिंग मिस्टेक्स, कोई बच्चा बार बार एक सेंटेंस में दो गलतियां आ गई, हर सेंटेंस में गलतियां आ रही या गलतियां कम है। ये सारे मैं बता रही हूँ, ये दिस ऑल कैन बी रूब्रिक्स। जब आप उसको करते हैं आप इसको एक अपने तरीके से कर सकते हैं मार्क। देन कोई नया वर्ड आया तो वो फोनिक का यूज करता है कि नहीं, उसको प्रॉपर पढ़ पाता है कि नहीं। जैसे बुके, बुके स्पेलिंग क्या होता है, कोई बताएगा। ओके। बुके, फ्लावर का बुके होता है, उसका स्पेलिंग क्या होता है। हमना को ऊपर देता है ना, प्लीज देख लो। कोई तो बोलिए, बताइए। लिख के बताइए कोई भी। BUEQUET शायद। BOUQUET, है ना, यस QUET। पीछे इतना यस लंबा आता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सिर्फ बुके है वो, बुके, यस मैम। राइट। यस मैम। तो इस तरह से कोई चीज यदि नई सामने आती है तो बच्चा कैसे उसको प्रोनाउंस करता है। अभी ऑफन, यस मैम। बच्चे हमेशा इसको ऑफ्टन बोलते हैं। यस मैम। मोस्टली बच्चे दे विल प्रोनाउंस ऑफ्टन, ऑफन को, जी, जी नीलम जी। तो ये कुछ एक चीजें ऐसी होती है वहां पे बच्चा कैसे यूज कर रहा है, मतलब कंसेप्ट उसको क्लियर है कि नहीं। वैसे ही शन एंड सन, SION, TION, तो जब TION या SION आया तो उसको क्या प्रोनाउंस करना है, ठीक है।
तो ये बहुत सारे होते हैं नियम, तो वो बच्चा उन सबको फॉलो करता है, उस कंसेप्ट को समझता है या नहीं समझता है। जब भी कोई नया वर्ड आया तो वो बच्चा उसका मतलब पूछता है। मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं लाइन पढ़ के मैं बच्चों के चेहरे देखती हूँ, इज एनीबडी आस्किंग कि ये वर्ड क्या था। नहीं पूछते तो मैं उनसे पूछती हूँ, इस वर्ड में आपने पूछा नहीं तो आप मुझे बता दो मतलब। आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा मतलब आपको समझ आ रहा है, मैंने रीड किया, आपने सुन लिया, आपने कुछ नहीं पूछा मतलब आप समझ गए, तो अब मुझे आप बताइए। आई जनरली आस्क। तो क्योंकि बहुत सारे हम हर रोज कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, बहुत सारे नए वर्ड आते हैं, तो नया वर्ड यदि कुछ आया तो बच्चे ने उससे क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा। देन रीड इन लाइंस और लीव द लाइंस। बच्चे को जब हम रीडिंग के लिए बोलते हैं तो एक लाइन खत्म होने के बाद वो उसी नेक्स्ट लाइन पे आता है कि वो एक लाइन स्किप करके आगे बढ़ता है। ये एक बहुत सिंपल चीज है लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये टीचर का ऑब्जर्वेशन इसके लिए बहुत मतलब परफेक्ट होना चाहिए। ये थोड़ा सा मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि बच्चा एक लाइन पढ़ा और उसके बाद नीचे सेकंड लाइन के आने की जगह थर्ड लाइन पे पहुंच गया, फिर वापस ऊपर। तो ये प्रॉब्लम मतलब यदि बच्चा रेगुलर कर रहा है तो मे बी उसको आई चेकअप करवाने की जरूरत है। ये चीजें क्लास में हम जब बच्चों के साथ काम करते हैं धीरे धीरे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद ये समझ में आता है कि किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि बच्चा वर्ड स्किप कर रहा है इवन रीडिंग करते हुए, कई बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर देखा, लास्ट लेटर देखा, उसको मिलके जो शब्द उसको समझ में आया वो कनेक्शन है या कलेक्शन है या कन्फेक्शन है, वो नहीं सोचेंगे। वो आगे सी देखा, पीछे TION देखा और जो मन में आया वो बोल दिया। तो बच्चा किस तरह से उसको प्रोनाउंस कर रहा है वर्ड को, वो सिर्फ फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर देख के आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ये एक मतलब बच्चों के ब्रेन में ये बन जाता है कि सिर्फ फर्स्ट लास्ट लेटर देखा, बीच में पूरे डिटेल नहीं देखते हैं कि वो कलेक्शन है या करेक्शन है, डबल आर है या डबल एल है, वो नहीं ध्यान देते हैं। वो CO आगे दिखा, पीछे TION दिखा और बोल दिया। तो बच्चा ये गलती तो नहीं कर रहा है। देन कॉमा, फुल स्टॉप, बच्चा उसको कैसे यूज कर रहा है। हमको पता है कॉमा में कितना पॉज लेना है, फुल स्टॉप में कितना पॉज लेना है, कैसे मतलब टोन कैसा जाएगा, फुल स्टॉप वाला टोन कैसा होता है ना। कई बार ऐसा होता है, मैं इंटरव्यू लेती हूँ, बच्चे कुछ बोलते हैं, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है ना, बच्चे आंसर देते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क के साथ बोलते हैं। सपोज मैंने कहा 4 5 जा, तो बोलेंगे 20। मैं पूछती हूँ आप मुझसे पूछ रहे हो कि बता रहे हो, मतलब विद क्वेश्चन मार्क बोल रहा है, विद फुल स्टॉप बोल रहा है ना। मैं उससे पूछती हूँ आप मुझे पूछ रहे हो कि आप मुझे बता रहे हो, तो बच्चा बोलता है मैं बता रहा था। मैं बोलती हूँ फिर क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, यू से 20, डोंट आस्क 20। ठीक है, ये चेंज होता है, वर्ड सेम ही है लेकिन बोलने का तरीका। तो दिस इज द डिफरेंस, आप यहां उनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है। सो ये लैंग्वेज के मतलब उनका कैसे बोलना है। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब किसी बात को समझना। कोई भी चीज है उसको हर एक का परसेप्शन अलग होता है। परसेप्शन मतलब सामने जो चीज है उसको अपने दिमाग में कौन कैसे प्रोसेस करता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल, आप सबको परसेप्शन का पता होगा, ग्लास, आधा ग्लास, क्या है वो कंसेप्ट बताएगा कोई। हाफ ग्लास, हाफ ग्लास एक होता है, एग्जाम्पल पता है ना। या तो मैम वो भरा नहीं है या फिर वो भरा हुआ गिलास खाली कर दिया गया है। हाँ, आधा भरा हुआ आधा खाली, इसके लिए वो साइकोलॉजिकल जो होता है वो ये होता है कि जो आधा खाली देख रहा है मतलब कि वो नेगेटिविटी देख रहा है, जो आधा भरा देख रहा है वो पॉजिटिविटी देख रहा है। इसमें एक तीसरा और पहलू है कि जो आधा खाली आधा भरा, आधा पानी से भरा है आधा हवा से भरा है, तो वो ऑप्टिमिस्ट है पर्सन, है ना, ये कंसेप्ट। तो किसी एक चीज को देखने का पहलू हर एक का अलग होता है, ये हुआ परसेप्शन, कौन किसी चीज को कैसे देखता है। वो कोई बोलता है आधा खाली मतलब अभी और गुंजाइश है भरने की, वो पॉजिटिव भी हो सकता है कि इसमें गुंजाइश है और भरने की। ठीक है, तो ये परसेप्शन होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब कोई भी चीज को कोई कैसे समझ रहा है। ठीक है, तो हमने कोई चीज बोली, उसको बच्चे ने कैसे लिया। सपोज आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी तो बच्चों ने उसको फॉलो किया या नहीं किया, जैसे हमने बोला था वैसे ही किया या नहीं किया।
हमने सपोज बोला कि इसको ये करते हुए ये रूल रखना, इस चीज में ये होता है, मैथ्स में कंसेप्ट सिखा रहे हैं तो आप एक रूल बताया, तो वो हर बार उस रूल को फॉलो करता है या भूल जाता है। आपने साइंस में कोई कंसेप्ट बताया कि ये हमेशा ऐसे ही होता है, तो दोबारा यदि कहीं और पे उस चीज को यूज करने का आता है तो वो उस कंसेप्ट को याद रखता है या नहीं रखता है। इसको हम चेक चेक कैसे कर सकते हैं? जैसे आपको एक पिक्चर दिखाई और फिर बच्चे से उससे क्वेश्चन पूछिए, व्हाट डू यू सी है। सपोज आप लैंग्वेज टीचर हैं और बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है। तो आपने एक पिक्चर दिखाया, उसके अंदर कोई गार्डन का सीन है, उसका कॉम्प्रिहेंशन अभी वो किस किस चीज पे नजर डाल रहा है, क्या क्या चीजें देख रहा है कि देर आर फ्लावर्स, देर आर ट्रीज, देर इज वन बॉय इन द गार्डन, वन गर्ल इज प्लेइंग इन द गार्डन, बर्ड्स आर देयर, वन वाटर बॉडी इज देयर, वॉट एवर। मतलब वो किन चीजों पे नजर डाल रहा है, वो कितना एलोबरेट कर सकता है, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं 5 सेंटेंस बोल के बताओ, या 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करो। या सपोज एक पिक्चर रोते हुए बच्चे का है, तो व्हाट डू यू सी, आई सी अ क्राइंग चाइल्ड। बच्चा किस तरह से उसको ऑब्जर्व, क्या समझता है उस पे से। इसके तो बहुत सारे हो सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का एक बहुत अच्छा वो है कि एक बगीचे में एक मूर्ति लगी, एक उदास आदमी था, है ना। अभी उस बगीचे में जितने लोग आए उन्होंने सबने उसको अलग अलग तरीके से इवेल्युएट किया। वो उदास आदमी बैठा था तो बच्चा आया, पक्का ये एग्जाम में फेल हुआ है इसलिए उदास है। ठीक है, फिर वहां पे एक बेरोजगार आया, इसको नौकरी नहीं मिली इसलिए उदास है। फिर एक मैरिड आदमी आया, इसकी बीवी ने इससे जरूर झगड़ा किया होगा इसलिए उदास है। एक टीचर आया, इसको पक्का बहुत सारे बंडल मिले चेक करने के इसलिए ये उदास है। सो एवरीबडी विल हैव डिफरेंट परसेप्शन फॉर वन थिंग। है एक उदास आदमी, लेकिन हर कोई अपने परसेप्शन से। तो बच्चा किसी चीज को देख के क्या सोचता है और कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्सप्रेस करता है उसको, तो दैट आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब मैंने जैसे आपको बताया, आप लैंग्वेज पे ले सकते हैं, आप उसको साइकोलॉजिकल या आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। आपने सपोज एक नंबर दे दिया 12, अभी इसको आप, तो वो किस तरह से 12 पे हम कैसे पहुंचेंगे, तो आई कैन मल्टीप्लाई 3 into 4, आई कैन ऐड 6 and 6, आई कैन मल्टीप्लाई 6 into 2, आई कैन प्लस 10 + 2। बच्चा कैसे, तो वी कैन सी परसेप्शन कि वो कैसे इस पे पहुंच रहा है, हर एक का अलग अलग। आप उसको आपके टॉपिक के हिसाब से आप उसको कैसे करेंगे। अभी सपोज लैंग्वेज के अंदर राइटिंग है बच्चे की, देखना है तो राइटिंग को कैसे करेंगे, तो लाइन बाउंड्रीज, बच्चा जिस लाइन में लिख रहा है उसकी बाउंड्रीज को कितना फॉलो कर रहा है। जो हमारा 4 लाइन कंसेप्ट होता है, थर्ड फोर्थ में हम 4 लाइन यूज करते हैं, आई थिंक फिफ्थ ऑनवर्ड्स आप लोग सिंगल लाइन यूज करते होंगे। बट इन सिंगल लाइन ऑल्सो हम नीचे लाइन में, मतलब लाइन जो होती है उसके ऊपर वर्ड्स लिखते हैं। तो बच्चा जो मतलब जैसे एच एल वगैरह होते हैं, तो उसको लाइन में ऊपर हाफ में ले जा रहा है कि नहीं, वाई और जी वगैरह है तो उसको लाइन से नीचे ले जा रहा है या नहीं, और जो मिडल वाला है उसको प्रॉपर उस लाइन को टच करके लिख रहा है या नहीं, दैट इज लाइन बाउंड्री। तो उन सबको फॉलो करता है नहीं करता है। फॉर्मेशन ऑफ लेटर, जो लेटर जैसे लिखा जाता है ना, कई लोग ऐसे लिखते हैं जो स्मॉल ए और स्मॉल यू दोनों में डिफरेंस ही नहीं रहता, ए को पूरा कंप्लीट कवर मतलब टच करना है वो नहीं करते, तो यू और ए में कंफ्यूज। तो फॉर्मेशन उसका प्रॉपर है या नहीं है। देन गैप इन बिटवीन, वर्ड्स के बीच में जो गैप होना चाहिए, मतलब वर्ड्स के बीच में गैप होना चाहिए और एक वर्ड के डिफरेंट लेटर्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, उसको फॉलो करता है या नहीं करता है। देन लेफ्ट टू राइट, जनरली आप देखना कुछ बच्चे जिनके थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम होता है, वो लोग मार्जिन के पास से नहीं लिखेंगे, मार्जिन से दूर दूर होते हुए जब वो नीचे की आखिरी लाइन तक पहुंचेंगे तो आधी लाइन तक पहुंच जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस है ये, मेरा तो बहुत है। आपने देखा है ऐसा? यस और नो? होता है, शुरुआत की पहली लाइन है तो वो मार्जिन के पास से, फिर दूसरा लेटर थोड़ा दूर हो जाएगा, फिर और दूर और दूर, तो आखिरी लाइन पे आएंगे तब तक हाफ लाइन पे पहुंच जाते, पूरा ऐसा टेढ़ा चलता है। तो वो किस तरह से उसको लिख रहा है। देन पेज ओपनिंग, इवन मैंने देखा है 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जब पेज ओपन करते हैं उनके पेज स्किप हो जाते हैं, छूट जाते हैं। कभी किसी पेज पे कुछ लिख दिया, कोई चीज आगे कोई चीज पीछे। अपनी नोटबुक में प्रॉपर फॉर्मेशन, कब कहाँ क्या लिखना है डेट वाइज प्रॉपर उसको करता है कि नहीं। देन कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड, जब बच्चा बोर्ड से कॉपी कर रहा है हम बोलते हैं स्लो राइटर है। अभी स्लो राइटर की प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो बोर्ड पे देखते हैं
सपोज बोर्ड पे कोई स्पेलिंग लिखा है, बड़ा स्पेलिंग है, तो वो स्पेलिंग को हाफ हाफ पढ़ता है। इंटरनेशनल लिखा है तो INTERNA, वो मतलब उसके पार्ट्स को देख देख के एक एक पार्ट लिखेगा। दैट्स वाई दे आर स्लो राइटर। तो बच्चे के दिमाग में पूरा स्पेलिंग एक साथ प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसलिए उसको लिखने में टाइम लग रहा है। जो स्लो राइटर होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम्स ये होती है। तो वो कितना, जब कॉपीइंग है, हम बोलते हैं, हम चिल्लाते हैं, हमने कितनी देर हो गई बोर्ड लिखा, आपने लिखा नहीं। आप उसको चिल्लाइए मत, आप उसको ये खड़े होके, बाजू में खड़े होके ऑब्जर्व करिए कि वो बच्चा पूरा वर्ड एक साथ लिखता है या ब्रेक करके लिख रहा है। यदि वो ब्रेक करके लिख रहा है, मतलब उसको स्पेलिंग पूरे नहीं आते हैं। पहले उसको बताइए कि आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है। और जिस बच्चे को अपनी लिखने की स्पीड बढ़ानी है, उसको स्पेलिंग ना छोड़ के पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़े और उसको बोलते हुए पूरा सेंटेंस लिखे। उस जब पूरा सेंटेंस खत्म नहीं होता तब तक वापस बोर्ड पे नजर नहीं। उसमें होता क्या है, नजर यहाँ वहां, ये टू एंड फ्रो के अंदर क्या होता है, दिमाग इधर उधर, बच्चे का जो हेड मूवमेंट होता है उसकी हट जाती है आंखें इधर। दैट्स वाई उसको प्रॉब्लम होता है। एक तो बार बार ऊपर नीचे, तो थोड़ा सा मतलब जो ब्रेन ईयर का फ्लूइड होता है वो थोड़ा सा हिल जाता है, इसलिए भी उसको प्रॉब्लम होती है। और ये वो स्लो राइटर, तो वो लोग समझ नहीं पाते कि उन्होंने क्या लिखा। कई बार ऐसा होता है, हम लोग भी कुछ कॉपी करना है तो हम लोगों को नहीं पता होता है कि हमने क्या लिखा, हम सेंटेंस पे ध्यान नहीं देते, कॉपी तो धड़ 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 कॉपी करते हैं, हम उसको समझते नहीं। सेम चीज बच्चों के साथ होती है। जब वो लिखते हुए आधा आधा वर्ड देख के लिखते हैं, एक एक वर्ड करते हैं, तब वो प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रोसेस नहीं कर पाते कि पूरा सेंटेंस क्या लिखा, और वो फिर स्लो राइटर रह जाता है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि बच्चा किस लेवल पे बैठ रहा है। ठीक है। देन होल्डिंग द पेंसिल। पेंसिल होल्ड करने का तरीका, यदि पेंसिल बहुत टाइटली होल्ड करता है बच्चा बुरी तरह से, तो उसको बहुत दर्द होगा, पेन होगा, तो वो पेन की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है। देन बच्चे को ये नहीं पता कि कोई भी आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है। अभी उसको आंसर स्टार्टिंग में इंट्रो लिखना है, बीच में जो भी पूछा है, यदि डिफरेंस लिखना है तो उसको दो पार्ट करके लिखना है। तो किस तरह से लिखना है, प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं आता है। दैट यू कैन, बच्चा जब लिख रहा है अपने ओन वर्ड्स, डेफिनेशन है, जैसे हम साइंस में मैथ्स में बोलते हैं, डेफिनेशन में ओन वर्ड यूज नहीं करना है, जिसने जैसी डेफिनेशन दी वो लिखना है। लेकिन जब आप प्रोसेस लिख रहे हैं तो अपने वर्ड यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली बच्चा उन चीजों को फॉलो कर रहा है कि नहीं, कि डेफिनेशन में अपने वर्ड्स डाल दिए। ठीक है। देन यूज ऑफ न्यू वर्ड्स। कोई नए शब्द यदि सीखे हैं बच्चे ने, तो वो अपने आंसर में उसको कितना यूज कर पा रहा है। देन इंफॉर्मेशन इन राइटिंग, जो उससे पूछा गया है, उसने उस आंसर को लिखा है, जो उससे टॉपिक था उससे रिलेटेड है या उससे बाहर गया है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन के, उनकी राइटिंग को कैसे ऑब्जर्व करना है, ये उसके तरीके हैं, क्या क्या चीजें आप देखेंगे। ठीक है। लिसनिंग स्किल यदि बच्चे की आपको देखनी है तो आप क्या देखेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसके हिसाब से उसका बिहेवियर, मतलब हमने उससे क्या कहा और उसने उसको क्या समझा और कैसे रिस्पॉन्ड किया, है ना। हम उसको बोलते, मतलब ये चीजें क्या होगा, आप बहुत सारे काम करते हैं, हम कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट करने को देते हैं, कुछ लिखने के लिए देते हैं। ओके, डू वन थिंग, आप सेकेंड लाइन से लिखना शुरू करना, फर्स्ट लाइन मुझे इसके लिए छोड़ना है। अभी वो बच्चा एग्जैक्टली उस सेकेंड लाइन से लिख रहा है कि नहीं। कई बार हम 6 7 के अंदर आंसर्स लिखाने हैं साइंस में और एसएस में, तो हम क्या करते हैं कि ये आंसर आपको बुक से करना है, तो मैं आपको टिक करवाता हूं, आप लिखिए। ठीक है, एज ए टीचर आप उनको बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि पेज नंबर 45 पे सेकंड पे रह कि सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन तक आंसर आएगा। तो बच्चा उसको सुन के प्रोसेस कर पा रहा है कि नहीं, कि उस पेज नंबर का इस पैरा और ये लाइन हमने जैसे बोला वो एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा क्लास में। इज इट योर ऑब्जर्वेशन और नॉट? Yes. आप इस ऑब्जर्वेशन को कभी नोट करते हैं, कभी आप कहीं लिखते हैं? नहीं, है ना। यस मैम। लिखते हैं। हम लोग जनरली इन चीजों को नहीं लिखते। हम इसके लिए एक रूब्रिक्स बना के रख सकते हैं, हम एवरीडे ना करें, पर जब कभी किसी बच्चे की कोई चीज आती है तो हम उस रूब्रिक्स को आगे उसको करके हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे लिसनिंग, यदि बच्चों का चेक करना है कि हम जब इंग्लिश बोल रहे हैं या हम हिंदी बोल रहे हैं, हमने बोला बच्चों ने कितना समझा,
हम क्या कर सकते हैं, यदि थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास है, आप उनको बोलिए कि हम जो सेंटेंस बोलते हैं उसको एज इट इज तुरंत रिपीट करिए। आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करिए, आप लंबे सेंटेंस बड़े वर्ड के साथ, एंड लेट देम रिपीट इट इमीडिएटली। उस पूरे सेंटेंस को बच्चा एज इट इज रिपीट कर सकता है या नहीं कर सकता है। एज ए लैंग्वेज टीचर, आप चाहे हिंदी पढ़ा रहे हैं चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि जैसा सुना वैसा बच्चा बोल पाए। ये लिटरली डिफिकल्ट चीज होती है एज इट इज बोलना। तो आप ये करिए। उसके बाद एक स्टोरी बताइए, आपने कोई एक कंसेप्ट समझाया, उसके बाद बोलिए कि अभी से जो समझाया उसको एग्जैक्टली बताइए। जो मैंने समझाया उसको एग्जैक्टली आप फिर से अपने वर्ड्स में समझाइए। उसको बता पा रहा है कि नहीं, या हमने कंसेप्ट समझा दी। सपोज मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, मैंने कोई एक चीज मतलब लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के सपोज पढ़ा रही हूँ मैं फोर्थ फिफ्थ के अंदर, मैंने सारा समझा दिया। अब मैं किसी बच्चे को खड़ा करके पूछूं कि लिविंग थिंग की क्या क्या क्वालिटीज है, मुझे बता सकते हो आप अपने वर्ड्स में, कि आप किसको कोई सामने चीज पढ़ी है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, आप कैसे पता लगाओगे? तो आप क्या क्या देखोगे? बच्चा जो सीखा है उस नॉलेज को वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकता है कि नहीं, तो आप वो कितना सुन के समझा आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है। जब आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बच्चा उस लैंग्वेज के सारे वर्ड समझता है या नहीं, आप उससे जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है। जब आप बोलते हैं, आपका लैंग्वेज पे आप कैसे स्ट्रेस देते हैं वर्ड्स पे। एक एग्जाम्पल, आई होप कि शायद पता नहीं आप में से किसी ने ये वीडियो, मैंने एक वायरल रील देखी थी, किसी वर्ड पे स्ट्रेस दे के बोलते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। एक सेंटेंस है, आई डिड नॉट से दैट शी हैज स्टोलन माई मनी। अभी मैं इसको अलग तरीके से बताती हूँ आपको कि अंडरलाइन करके बोलना किसको बोलते हैं। आई डिड नॉट से दैट शी स्टोलन माई मनी। आई डिड नॉट से, आई पे स्ट्रेस दिया, मतलब मैंने नहीं बोला, किसी और ने बोला। आई डिड नॉट से मतलब मैंने ऐसा बोला नहीं है। आई डिड नॉट से मैंने बोला नहीं है, लेकिन मैंने जेस्चर से बताया ये जरूर है, मैंने ऐसा कहा तो नहीं ना। आई डिड नॉट से दैट शी स्टोलन माई मनी। मैंने ये नहीं बोला कि उसी ने मेरे पैसे चुराए, हो सकता है किसी और ने चुराए। जी बिल्कुल अरुण जी। देन आई डिड नॉट से दैट शी स्टोल माई मनी, मतलब उस मेरे पैसे चुराए नहीं, उसने लिए या मैंने दिए हैं। आई डिड नॉट से दैट शी स्टोल माई मनी, मतलब वो पैसा मेरा नहीं था, हो सकता है किसी और का था। आई डिड नॉट से दैट शी स्टोल माई मनी, मैंने ये नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए, हो सकता है कोई और चीज चुराई है। दिस इज कॉल्ड अंडरलाइनिंग वर्ड्स। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर टू ऑल? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस मैम। दिस इज कॉल्ड हाउ टू स्पीक विथ अंडरलाइन विथ स्ट्रेस। ठीक है। जब आप स्ट्रेस दे के बोलते हैं, आप अंडरलाइन दे के बोलते हैं, फिर बच्चों से जब पूछते हैं तो वेदर दे आर एबल टू डू दैट, आपने जिसको अंडरलाइन किया वो उसको समझ रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज द वे टू चेक लैंग्वेज। मैथ्स के लिए बताती हूँ। मैथ्स के अंदर हम क्या चेक करेंगे, हम बच्चे की, आप उसको कोई चीज बताइए। ठीक है। देन आप उसको कुछ क्वेश्चन पूछिए। अभी आपके जो लेवल है बच्चों का उसके हिसाब से आपका आइटम रहेगा। जैसे सपोज अबाकस बताया आपने, अबाकस यूज करते हैं मैथ्स में आप लोग? यस और नो? अबाकस यूज करते हैं मैथ्स टीचर्स? यस, ओके मानसी जी। अबाकस करते हैं हम, बच्चों को वंस टेंस हंड्रेड के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, है ना? तो यू शो अबाकस एंड आस्क कि हाउ मैनी इज दिस, और आप यदि यहां से यहां चला गया देन हाउ मैनी इज दिस, तो वो बच्चे को कंसेप्ट कितना क्लियर है ना, चीजें दिखाकर। तो फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे से बोलिए, आपको मैं जो नंबर देता हूं उससे टेंस में काउंटिंग करनी है, उससे हंड्रेड्स में काउंटिंग करनी है, यू हैव टू चेंज हंड्रेड्स, यू हैव टू चेंज थाउजेंड्स, वेदर द चाइल्ड इज एबल टू डू। तो उसको कितना कंसेप्ट समझ में आया है।
बच्चा कितना समझ रहा है उसको समझना है, तो बोलिए चलिए रिवर्स नंबर स्टार्ट करिए फ्रॉम 32। फ्रॉम इन बिटवीन यू आस्क, यदि आपको उसकी कंसेप्ट कितनी समझ में आई है वो देखना है, तो सडनली यू हैव टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, ऐसे मतलब अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। किसी भी जनरली क्या होता है कि ये इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे दिमाग में उनको रिवर्स नंबर आप 20 से बोलो तो तुरंत बोल जाएंगे, आप उसको बोलो 17 से शुरू करो तो दे विल हेजिटेट, है ना। तो कंसेप्ट, मैथ्स में कंसेप्ट बच्चों को ये चीज नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है, सबको आप किसी से पूछो 3 5 जा, तो बच्चा मन में बोलेगा 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, फिर वो लाउडली बोलेगा 3 5 जा। ये वो प्रोसेस करने में टाइम लेते हैं। तो यहाँ हम उनको मार्क करते हैं कि ये उसने रट्टा मारा है, या उसने उसको इतना अच्छा सीख लिया है कि वो 3 5 जा 15 इमीडिएटली उसके मुंह से आ रहा है। ठीक है। सो वी कैन आस्क कि रिवर्स नंबर कहीं से भी शुरू करो, कोई भी डॉजिंग टेबल बीच में से शुरू करो, तो बच्चे के कंसेप्ट आपको पता चलेंगे। ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज एक नंबर बताया आपने, टेल मी सम बिगर नंबर देन दीज, तो बच्चा कितना आगे का नंबर लेता है, उसके कंसेप्ट कितने क्लियर है। टेल मी वन नंबर बिटवीन 70 and 80, तो बच्चा क्या बोलता है, 70 का सीधा 71, मतलब बच्चा वो लाइन से बोल रहा है। वो यदि वो बच्चा कहीं से भी उठा के बोलने, उस चीज को कितनी जल्दी प्रोसेस करता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आएगी। ऐसे आप जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से आप बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है। देन वर्बल रीजनिंग यदि बच्चों का लेना है, सपोज फ्रैक्शन, मैं पहले भी आपको फ्रैक्शन का एग्जांपल दिया कि फ्रैक्शन का डेली लाइफ में यूज कैसे होता है। आप बच्चे से पूछिए, मतलब मुझे बच्चे बताने वाले सम आर टेलिंग कि फ्रैक्शन का यूज तो कभी जिंदगी में होता ही नहीं है। डेसिमल का यूज, आई आस्क्ड 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, इंटरव्यू के लिए आया था, मैंने कहा डेसिमल का यूज होता है, तो बोले नहीं मैम डेसिमल का तो यूज हमारी लाइफ में कहीं होता ही नहीं है। आई आस्क्ड यदि आपकी लाइफ में डेसिमल का यूज नहीं होता तो आपको सिखाया क्यों जाता है, आपने डेसिमल कहीं देखा, कहाँ देखा। मैडम वो क्रिकेट के स्कोर बोर्ड पे देखा, 14.2 ओवर, तो वो मैच देख रहा है, वहां डेसिमल देख रहा है, लेकिन उस डेसिमल का मतलब क्या है वो नहीं समझ रहा है। उसको उसको लगता है सिर्फ क्रिकेट के स्कोर बोर्ड के, उसके अलावा डेसिमल का यूज कहीं नहीं होता है। So, ये आप डेसिमल सिखा दिया, उसके बाद पूछिए कब और क्यों यूज होता है, डेसिमल क्यों यूज होता है। अच्छा, आप में से मैथ्स टीचर कोई मुझे बता सकता है सिर्फ एक लाइन में आंसर कि डेसिमल कब क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है। मैथ्स टीचर कौन है? मैथ टीचर। जी मैम। अरुण जी ठीक है। टीचर्स, आप मुझे कोई बताइए। हम किसी चीज को पॉइंट वाइज यानी फैक्ट बांट कर दिखाने के लिए। रुपीज में इसके अलावा भी होता है डेसिमल का यूज। मैम ज्यादातर यूज बच्चे देखते हैं माप तौल में। कहीं भी किसी भी शॉप पर कुछ लेने जा रहे हैं तो वहां पर देखेंगे, जैसे डिजिटल हो गया आपको डिजिटल कार्ड इस वगैरह में देखते हैं। ठीक है। हम सुल्तान आ, चैट में भी कुछ आंसर मिले हैं। आ में भी जब कोई भाग आधा होता है, यस, या शॉर्ट में लिखने के लिए, बड़ी से बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त में लिखने के लिए, ठीक है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जब किसी एक ही मेजरमेंट की 2 यूनिट होती है, किसी एक मेजरमेंट की 2 यूनिट एक साथ होती है, जैसे किलोमीटर मीटर, मीटर सेंटीमीटर, रुपीज एंड पैसे, रुपीज एंड पैसे दोनों एक ही यूनिट है, पर दोनों मतलब रुपीज मनी की यूनिट है ना। जब एक सेम यूनिट, एक ही मेजरमेंट की 2 यूनिट एक साथ यूज होती है, तब दशमलव आता है। हाँ, आउट ऑफ 10 प्लेस हम वो भी कैटेगरी कर सकते हैं, वो उसमें किलोमीटर से डेका डेसी, वो मतलब नीचे सेंटी मिली तक जाता है वो पूरा। तो मतलब हम होता है ना कि सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, तो जब एक ही कोई
मतलब वो है, उसकी अलग अलग यूनिट्स है, ठीक है। रुपीज एंड पैसे वो सेम है, किलोग्राम ग्राम वो सेम है। जब एक ही उस पे अलग अलग वो आते हैं, वो एक साथ यूज करते हैं, हम 3 किलो एंड 500 ग्राम, तो 3.5 हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये बच्चा कितना समझता है। सो अब जब आपको बच्चों को कितना समझ में आया है वो पूछना है, क्लास के अंदर करना है। कैपेसिटी सिखा रहे हैं आप। मैं पूछती हूँ बच्चों से एग्जाम्पल, कि आपके घर में मेहमान आए, मम्मी ने आपसे कहा कि 2.5 लीटर दूध लेके आओ। दूध की एक थैली कितने लीटर की आती है आपको पता है? पहले तो बच्चों से ये पूछिए वेदर दे आर एबल टू आंसर और नॉट, कि भाई 500 ml की एक थैली आती है, आधा लीटर की एक थैली आती है। यदि उसको पता है, नहीं पता है, हमने बता दिया, उसके बाद धन काउंट की कितने पाउचेस परचेस करेंगे आप, ठीक। बहुत सारी चीजें होती। मैं बच्चों को मतलब बोलती हूँ, आप टैली करो कि आपके घर में एक हफ्ते में कितना आलू लगता है, कैलकुलेट करो कितनी प्याज लगती है, या कौन सी सब्जी कितनी यूज होती है, दाल कितनी लगती है, चावल महीने में मम्मी कितना भरती है, आटा 15 दिन में कितना यूज होता है। कभी कैलकुलेट करके देखो तो आप समझोगे। जब भी हम मेजरमेंट सिखाते हैं तो बच्चों को घर की चीजों से शुरुआत करिए। इन बातों को यदि बच्चा कर पाता है देन दे विल बी, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। लेंथ सिखा रहे हैं आप, सिंपल उनसे पूछिए व्हाट इज द साइज ऑफ योर पैंट। आपके पैंट जो आपने ट्राउजर पहना है उसकी लेंथ कितनी है। आई बैट 10th 11th के बच्चों को नहीं पता होता है कि वो कौन सी साइज का ट्राउजर पहनते हैं, उनकी लेंथ कितनी है, वेदर इट इज 35 और 38। एम आई राइट और रॉन्ग? अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप जो पानी का ग्लास पीते हैं, पानी जिसमें पीते हैं, उसकी लेंथ कितनी होती है जनरल, एक नॉर्मल ग्लास की, अंदाजा। यदि आपको हाथ में करना है तो कितना बताएंगे आप, कितना बड़ा है? 10 to 12 सेंटीमीटर है अप्रोक्स। आज कोशिश मैम करिएगा। 15 सेंटीमीटर। हाँ, 15। करके देखा आपने? मैम इसके तो बस गिलास से क्या होता है। ठीक है, एक बार एक कोशिश करिएगा, अभी फ्री होने के बाद ग्लास जब भी मिले, आपके पास रूलर हो तो एक बार चेक करिएगा हमारा अंदाजा कितना सही बैठता है ना। जनरली आप किसी बच्चे से पूछिए कि इसकी कितनी लेंथ है, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर। तो जब भी जैसे थर्ड फोर्थ सेंटर में आप मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर सिखा रहे हैं, लिटरली उनको स्केल लेके उनका अपना इरेजर, उनकी अपनी पेंसिल, उनकी नोटबुक की लेंथ एंड विड्थ, दोनों की लंबी कितनी चौड़ी कितनी, लेट देम मेजर। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आप ऑब्जर्व करिए, आप उनसे पूछिए कि आपको ये चीजें आती है कि नहीं आती है। वेट, किसी चीज का वेट, एक ईंट का वेट कितना होता है? एक ईंट होगी ना, ईंट बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स यूज करते हैं, उसका वेट कितना होता है? अप्रोक्स 2 kg। बाकी लोग सहमत है? अप्रोक्स 2 kg, बाकी लोग सहमत है? 2.5 kg। और कोई? Fifteen. 2 to 3 kg। ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2.25 किलो तक होती है मैक्सिमम। कुछ ज्यादा हैवी होगी तो 2 किलो, बट इससे ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। जनरली 1.5 से 2 के बीच में। तो आप बच्चे से पूछिए कौन सी चीज कितनी हुई थी। जो लेडीज है जिनको सब्जी खरीदने की आदत है, आप यदि उनको दें, भैया जी ये लगता नहीं है इतना किलो है, आप, तो लेट चाइल्ड अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज कितनी हैवी होती, कितनी लाइट होती है, अंदाजा लगाने दीजिए। जब प्रैक्टिकल, आप यदि एनसीईआरटी की बुक्स यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये प्रैक्टिकल होता है
कि बच्चा जो चीज है अंदाजा लगाए कि उसके सामने जो चीज पड़ी है वो कितने किलोग्राम की हो सकती है। वॉशिंग मशीन हम जब यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन के ऊपर लिखा होता है कितने केजी इसमें आ सकता है। अभी वो केजी मतलब कैसे, कपड़ा गीला होने के बाद उसका वजन कितना होगा। यदि है वो एक मोटा जो रुए वाला तौलिया है, वो यदि गीला हो गया तो 2-2.5 किलो से ज्यादा तो वो एक तौलिया हो जाएगा। आप कपड़े यदि गिनती करके डालते हैं, लेकिन आप साड़ी डालेंगे तो वो हार्डली आधा किलो की होगी। सो इट डिपेंड्स कि कौन सी चीज पानी कितना एब्जॉर्ब करती है, उसका उसका कितना वेट बढ़ता है। तो आप गिनती करें कि 4 कपड़े धोना है, 6 कपड़े धोना है, वैसे नहीं होता है। यदि आपने एक जींस डाली, उसके सामने आप 2 शर्ट डाल सकते हैं तो उनका वेट। तो ये कंपैरिजन, तो ये चीजें बच्चों से आप जब पढ़ा रहे हैं तो ये चीजें प्रैक्टिकल पे जाइए और लेट देम अंडरस्टैंड। उनको ये समझने दीजिए और उनको अपने आप इवेल्युएट करने दीजिए। वो कितने आंसर देते हैं आप उसको इवेल्युएट कर पाएंगे, ठीक है। जियोमेट्री पढ़ा रहे हैं, एंगल्स कितने समझ में आए। हम जनरली बहुत सारे, जैसे एक घड़ी कितने बजे तो एंगल उसमें एग्जाम्पल होता है। तो आप क्लास में ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिससे वो एंगल। चलो अपनी बुक खोलो, हर एक कोई अपनी बुक खोल के बताइए, अब आप ऑब्ट्यूज एंगल बनाइए, अब राइट एंगल बनाइए, लेट इट बी स्ट्रेट एंगल, मतलब लेट देम अंडरस्टैंड। तो प्रैक्टिकली आप उनको करने दीजिए ये चीजें। वो कितना सही कर पा रहे हैं, यू कैन इवेल्युएट कि उनको कितना समझ में आया कंसेप्ट। हर एक के पास अपनी नोटबुक होती है, लेट देम अपने हैंड से बताओ कि भाई ये ऑप्टिस एंगल हुआ, ये राइट एंगल हुआ, ये एक्यूट एंगल हुआ। तो लेट देम अंडरस्टैंड कितना सही बता रहे हैं कितना गलत बता रहे हैं, हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। देन अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, आप कुछ नंबर्स दे सकते हैं। आप यदि रेशनल नंबर सिखा रहे हैं, इरेशनल नंबर सिखा रहे हैं, कुछ एक नंबर्स लिख दिए, नाउ अरेंज इट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत ज्यादा डिफरेंस नंबर में दीजिए, लेट देम अंडरस्टैंड कि वो, या बहुत माइन्यूट डिफरेंस के साथ नंबर दीजिए एंड लेट सी कि वो उसको कितना अरेंज कर पाते हैं। या छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम बच्चे को कितना अंडरस्टैंडिंग है ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। सपोज ईएनवी सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जर्वेशन आपको देखना है। तो उसके वर्ड्स नए यूज किए या कोई नया कंसेप्ट दिया ईएनवी में, तो उसको बच्चे ने कितना समझा। जब हमने कोई कंसेप्ट दे दिया उसके बाद उसको प्री नॉलेज को कितना यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जनरल ऐसा बोलते हैं कि पानी मिक्स हो जाता है, राइट। कोई भी पानी हो, पानी मिक्स हो जाता है, दो अलग अलग तरह का पानी होगा तो मिक्स हो जाएगा। एम आई राइट। लेकिन दुनिया में ऐसे समुंदर है, दो समुंदर मिल रहे हैं पर आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है। समुंदर का पानी, दो समुद्र का पानी, दो कलर अलग दिखते हैं, वो पानी आप इकट्ठा करिए, एक बोतल में भरिए, आप उसको हिलाइए, वो पानी वापस अलग हो जाएगा। पता है, डू यू नो और नॉट। यस मैम, देखा है पिक्चर्स, वीडियो वगैरह में। जी, पानी यस। के अंदर सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से उसकी डेंसिटी अलग होती है, तो वो पानी मिक्स नहीं होते हैं आपस में। वो पानी एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। सो बच्चा कोई कोई कंसेप्ट हम बताते हैं तो उसके सामने क्वेश्चन करता है, उसको समझता है। तो इस तरह की चीजें जब आप कुछ अलग चीज, कोई नई चीज बताते हो, बच्चा उसको कैसे ग्रास्प करता है, अपने बिफोर नॉलेज से कैसे लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम उसको बच्चे को सपोज टाइमिंग बता रहे हैं कि सनराइज और सनसेट कब होता है, कैसे होता है, हम अर्थ की रोटेशन के हिसाब से उसको बता रहे हैं। लेकिन टाइम जोन जो है, ज्योमेट्री मतलब आप ये 6th 7th में यदि ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो टाइम जोन्स, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन। हम इंडिया के अंदर, इंडिया में हम लोग, मैं गुजरात में रहती हूँ, आप लोग एमपी में रहते हैं, है ना। तो आप, मेरे यहाँ पे अंधेरा थोड़ा सा देर से होगा, उजाला भी थोड़ा सा देर से होगा। लेकिन वहीं पे यदि आप ईस्टर्न साइड चले जाएं, आप झारखंड भी चले जाइए या उससे आगे चले जाइए, तो सुबह 5 बजे उजाला होने लगता है। आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, सुबह 4:30 में उजाला हो जाए, शाम को 4:30 बजे अंधेरा हो जाएगा। हम लोग जो टाइम जोन हमारा जो है वो बीच में सेंटर से इलाहाबाद से लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस कि भाई यदि गुजरात में है तो जो सनराइज है वो सुबह 6:30 7 बजे हो रहा है, और वही सनराइज 4:30 पौने 5 बजे हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। इस डिफरेंस को समझना, बच्चे इस डिफरेंस को कितना, बच्चे घूमने गए यदि कहीं गए तो वहां इतने बजे सनराइज होता है, इतने बजे सनसेट होता है, इस कंसेप्ट को कैसे समझ रहे हैं हम। टाइम जोन यदि सिखा रहे हैं तो उस टाइम जोन को कैसे बच्चे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं।
ठीक है। सपोज जैसे माउंटेन फॉर्मेशन, ये मेरा अभी एक चैप्टर था। आई होप एसएस के टीचर होंगे यदि आप, या साइंस के टीचर होंगे तो इनके साइज से कि मैं बच्चों को बताती हूँ कि अभी आज जहाँ पे हिमालय है वहां पे कभी समुंदर हुआ करता था। आर यू अवेयर? यस मैम। अभी ये कैसे हुआ? समुंदर की जगह पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ वो भी दुनिया में। प्लेटलेट्स के मैम तो बीच में जब टकराने से वहां पर हाँ, क्या थे, सागर प्लेट्स था। जब टकराई और आपस में टकराती गई तो देन वो बढ़ के ऊंचा हो गया। तो जहां पे कभी समुंदर हुआ करता था वहां पे अभी सब। तो बच्चा इसको प्रोसेस कैसे करता है? वेदर दे आर आस्किंग क्वेश्चन, मैडम ऐसा कैसे होता है, सर कुछ समझाइए, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करिए, इज इट पॉसिबल? तो जब आप किसी कंसेप्ट को देते हैं, एक और एग्जांपल, ट्राइब्स एसएस के अंदर एक, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एसएस है मुझे ज्यादा एग्जांपल उसके याद आ रहे हैं। आप बच्चों को ट्राइब्स के बारे में बता रहे हैं, मैं बच्चों को जब एक्सप्लेन करती हूँ मैं उनसे बातें करती हूँ मूवीज की जो उन्होंने देखी है, जो बच्चे देखते हैं वो मैं देखती हूँ। एक पिक्चर थी RRR, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन और नॉट। देखिए आपने RRR? यस मैम देखिए। जी, थैंक यू। देखिए। मैं जब बच्चों को ट्राइब्स के बारे में बताती हूँ मैं उनको सिर्फ RRR मूवी का एग्जांपल देती हूँ, देन की ट्राइब्स क्या होते हैं और स्टेट क्या होते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं, कैसे बिहेव होता है, उनका कैसा रिलेशन होता है, हाउ, उसमें RRR में बताया कि वो रिलेशन कैसे चेंज हुआ। ठीक है। तो जब आप पढ़ा रहे हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चे उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उसके क्वेश्चन पूछिए। यदि आपने एक एग्जाम्पल दे दिया उसके बाद वो उसको रिलेट कर पाएंगे। एक मैं एग्जांपल, जो यदि आप एसएस टीचर कितने हैं इसमें से? अनुश्री जी आप हैं? मैम मैं हूँ मैम। किसने बोला? साक्षी। जी, साक्षी जी। मैं एक सजेस्ट करूंगी आपको, यूट्यूब के ऊपर आप टाइप करिए सुराज्य संहिता। सुराज्य संहिता के 13 एपिसोड है एंड एवरी एपिसोड इज ऑल अबाउट 50 मिनट्स, 50 से 55 मिनट का एपिसोड है। लेकिन यदि ये 13 एपिसोड किसी बच्चे ने देख लिए तो 6 से 10 तक की सारी हिस्ट्री उसको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले एपिसोड में पहली 5 मिनट में गोत्र क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा, है ना। इसमें पूरा गुप्ता, मौर्यन एज, गुप्ता एज, चाणक्य, सब कुछ कवर हो जाता है। बौद्ध, मतलब वो जनपद, महाजनपद, जितने कंसेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे यदि बच्चे ने ये 13 एपिसोड देख लिए। मैं बच्चों को प्रिस्क्राइब करती हूँ, मैं होमवर्क देती हूँ कि आपको ये कंप्लीट देखना है, 6 7 स्टैंडर्ड को कंपलसरी ये एपिसोड कंप्लीट करने हैं। सो जब आप देखते हैं आप उनसे डिस्कस करिए वो कितना देखते हैं, कितना समझते हैं, यू आस्क देम क्वेश्चन। सो ये आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा कि बच्चे कितना समझ के कितना उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एबिलिटी आपको ऑब्जर्व करनी है, आप उनका फाइन मोटर स्किल, उनका ग्रॉस मोटर स्किल। नीरज जी मैं इसी ऑब्जर्वेशन पे आज खत्म कर रही हूँ, लास्ट 2 3 पॉइंट है ना। सॉरी मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगी, आई नो इट इज 3:32, ओनली 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है। फिजिकल ऑब्जर्वेशन यदि बच्चों का करना है, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, दैट यू नो। उसके अलावा उनकी लीडरशिप क्वालिटी, यदि बच्चे खेल रहे हैं तो हु इज एबल टू बिकम लीडर, फॉलो इंस्ट्रक्शन, कितने रूल्स फॉलो करते हैं, कितने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जो भी गेम के रूल है उसको क्लियरली, मतलब वो फाउल में तो नहीं जाते हैं बार बार। टेकिंग टर्न्स, अपने बारी का इंतजार करते हैं नहीं करते, कितना पेशेंस है बच्चों में। देन डिसीजन टेकिंग क्विकली, क्योंकि गेम के अंदर उनको बहुत जल्दी डिसीजन लेता है। वो आया, खो खो खेल रहे हैं तो उसने खो दिया, वैसे खड़ा हुआ नहीं हुआ, देख के समझ आया नहीं आया। तो ये बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी टीम स्पिरिट वी कैन सी वाइल प्लेइंग, बच्चे जब खेल रहे हैं उनको इन चीजों को हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनकी सोशल स्किल्स, जब वो किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो जो चीजें स्कूल से मिली है या जो चीजें उनके पास है वो कैसे शेयर कर रहे हैं, आइडियाज कैसे शेयर कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं बेटर बनाने के लिए या दूसरे को नीचा गिराने के लिए। तो ये उनकी सारी सोशल स्किल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। सो दीज आर द वेज। ये मैंने बहुत सारी चीजें बताई जो आपके रूब्रिक्स बन सकते हैं।
आपको कहाँ बच्चों को कैसे इवेल्युएट करना है, अपने रूब्रिक्स आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ये मेरा सिर्फ एक पहला था। मेनी आर देयर, वी कैन फिनिश इन नेक्स्ट वेबिनार। ठीक है। मैं आपसे चाहूंगी, यदि कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेरी है, पूछना चाहते हैं कोई, तो प्लीज। नीरज जी, अब ओवर टू यू। जी, जैसा कि मैम ने कहा है कि आज की जो सत्र आकलन एवं मूल्यांकन के संबंध में, तो यदि कोई बात ऐसी है जो आपके पूछने से रह गई हो तो पूछ सकते हैं वो, कि इस पीपीटी या इस स्लाइड के अंतर्गत हमें कैसे कार्य करना है, या ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। तो अगर आप पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी किसी के दिमाग में यदि कोई क्वेश्चन हो कि हाँ ये बात रह गई हो, तो जरूर से पूछें, अनम्यूट करके पूछें। ये क्लास आपकी है, और जितना आप पूछेंगे उतना अच्छा लगेगा। हो सकता है आपके पूछने से दूसरे के भी जो क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट हो। अ, चलिए, हमें लगता है कि आज की जो सेशन है, इसमें जो मैम ने मूल्यांकन एवं आकलन के संबंध में जो जो गाइडलाइन, जो भी टेक्निक आपके लिए बताई हैं, आप सभी के लिए समझ आई हैं। और हम मानते हैं कि आप अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान जो आज मैम ने सत्र में बताया है, इसका जरूर से आप उपयोग करेंगे, और यूट्यूब लिंक का आप जरूर से अवलोकन करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस सत्र को यहीं पे विराम देंगे। तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमिष्टि भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पापे अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नति करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मंगल दिवस की कामना के साथ, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अरे कुछ ध्यान से देखते हैं, एक तो साइड में बताएंगे।